हाय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे चैप्टर 8 की ट्रेड। तो ट्रेड को स्टार्ट करने से पहले हम इसका मीनिंग समझते हैं कि ट्रेड होता क्या है। तो अगर ट्रेड को बेसिक सिंपल लैंग्वेज में हम समझें तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि किसी भी चीज़ का जब हम लेन देन करते हैं तो उसको हम ट्रेड बोलते हैं, या फिर अगर हम इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर कर बोलें तो जब भी हम गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदते या फिर बेचते हैं तो उस चीज़ को भी हम ट्रेड बोलते हैं। अब जो हमारा ट्रेड है वो हो सकता है कि वो किन्हीं दो लोगों के बीच में हो। जब हमारे दो लोगों के बीच में, दो इंडिविजुअल के बीच में गुड्स एंड सर्विसेज का लेन देन होता है, बाइंग एंड सेलिंग होती है, तो उसको भी हम ट्रेड बोल सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि अगर दो स्टेट्स के बीच में गुड्स और सर्विसेज खरीदे बेचे जा रहे हैं तो वो भी ट्रेड है हमारा। सिमिलरली ऐसे ही हमारी अगर दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड होती है, दो कंट्रीज के बीच में गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे बेचे जाते हैं तो उस प्रोसीजर को भी हम ट्रेड बोलते हैं। हमारी किसी भी चीज़ का लेन देन हमारा ट्रेड होता है। हो सकता है वो हमारे दो इंडिविजुअल के बीच में हो, दो स्टेट्स के बीच में हो और दो कंट्रीज़ के बीच में हो। हम इस चैप्टर में ये तीनों स्टेज देखेंगे और समझेंगे। इनिशियली देखेंगे हम पहले दो लोगों के बीच में ट्रेड, फिर देखेंगे दो स्टेट्स के बीच में ट्रेड, एंड देन एट लास्ट हम देखेंगे दो कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड किस तरीके से होता है। अब जब हम ट्रेड को देखेंगे तो हम समझेंगे कि पहली बात सबसे इम्पॉर्टेंट कि लोग ट्रेड को करते क्यों हैं। तो जब हम इंडिविजुअल के बारे में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जब वो ट्रेड नहीं कर रहे तो क्या हो रहा है, एंड जब वो ट्रेड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है। तो हमें पता चल जाएगा कि ट्रेड कर क्यों रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें कुछ ना कुछ उससे बेनिफिट हो रहा होगा। तो हम देखेंगे कि ट्रेड लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें उससे कुछ ना कुछ तो फ़ायदा हो रहा होगा। देन एट लास्ट जब हम सब कुछ पढ़ लेंगे तो एट लास्ट हम देखेंगे कि ट्रेड को करने के नुकसान क्या है। यहाँ पर हमने सारे प्रोज देख लिए। एट लास्ट हम देखेंगे कि हमारे ट्रेड को करने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। तो हमारी जो चैप्टर की आउटलाइन है वो यही सेम चीज़ को शो कर रही है। इनिशियली दो में हम इंडिविजुअल की बात करेंगे, हम देखेंगे ट्रेड क्यों कर रहे हैं, उससे फ़ायदा क्या हो रहा है। देन उसके बाद हम देखेंगे स्टेट्स के बीच में ट्रेड, फिर देखेंगे हम कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड, एंड देन हम देखेंगे हमारी ट्रेड के आर्ग्यूमेंट कि जो लोग फ्री ट्रेड के अगेंस्ट हैं उसके रीज़न क्या है और क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं ट्रेड करने के। देन एट लास्ट हम देखेंगे अपनी एविडेंस बेस्ड स्टडी में जो हमारे चैप्टर की स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आंसर। अब यहाँ पर अगर हम दो चीज़ों की बात करें तो बेसिकली हम देखेंगे पहले फ्री ट्रेड का मीनिंग समझते हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं पूरे चैप्टर में हम बोलेंगे फ्री ट्रेड, तो फ्री ट्रेड का क्या मीनिंग है। फ्री ट्रेड हमारी वो ट्रेड है जब हम ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें कोई भी लिमिट नहीं है, या फिर हम बोल सकते हैं कि फ्री ट्रेड वो ट्रेड है जिसमें कोई भी टैक्सेस नहीं है, कोई भी लिमिटेशन नहीं है, कोई भी टैक्सेस नहीं है। या हम सिंपली बोल सकते हैं कि फ्री ट्रेड वो ट्रेड है जहाँ पर हमारी गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है। नाउ अब अगर हम इन दो पॉइंट्स की बात करें जो हम इस चैप्टर में बेसिकली देखेंगे फ्री ट्रेड के करने से, तो पहले हम देखेंगे कि फ्री ट्रेड में जो हमारी दोनों पार्टीज़ हैं, या फिर हम बोल सकते हैं जो दो पार्टनर्स आपस में ट्रेड कर रहे हैं, हो सकता है वो दो इंडिविजुअल हो, दो स्टेट्स हो या दो कंट्रीज़ हो, जो भी दो पार्टनर्स हमारे आपस में ट्रेड कर रहे होंगे उससे, उस फ्री ट्रेड से दोनों ही पार्टनर्स को बेनिफिट होगा, दोनों को ही फ़ायदा होगा। मतलब कि यहाँ पर अगर हमारे ये दो इंडिविजुअल आपस में ट्रेड करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि ट्रेड करने से सिर्फ एक ही इंडिविजुअल को फ़ायदा हो रहा है, दोनों ही इंडिविजुअल को फ्री ट्रेड से फ़ायदा होगा। सिमिलरली अगर दो स्टेट्स आपस में ट्रेड कर रही है तो उस ट्रेड से दोनों ही स्टेट्स को बेनिफिट होगा, एंड एट लास्ट दोनों ही कंट्रीज़ को बेनिफिट होगा अगर वो आपस में ट्रेड करती हैं तो। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो हमारा वर्ल्ड है वो आपस में एक दूसरे के साथ कितना इंटरडिपेंडेंट है। हर चीज़ के लिए हम एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करते हैं, बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं। हम देख सकते हैं कि जो भी चीज़ें हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं वो ऐसा नहीं है कि हमारी सारी ही चीज़ें विद इन द कंट्री प्रोड्यूस हो रही हैं। इतनी सारी चीज़ें हैं जो आउट ऑफ द कंट्री प्रोड्यूस होकर हम उन्हें बाहर से लेकर आते हैं और अपने यूज़ के लिए करते हैं। हम देखते हैं कि हमारा जो वर्ल्ड है वो एक दूसरे पर कितना ज़्यादा इंटरडिपेंड है, एक दूसरे पर कितना निर्भर है।
देन अगर हम बात करें हमारी सेकंड पॉइंट की, जो हम इस चैप्टर में देखेंगे, वो ये है कि जो भी हमारी ट्रेडिंग कंट्री होगी, लाइक जो भी ट्रेडिंग कंट्री आपस में ट्रेड कर रही है, उससे ओवरऑल दोनों ट्रेडिंग कंट्रीज़ को, दोनों ट्रेडिंग पार्टनर्स को फ़ायदा होगा। बट उस ट्रेडिंग कंट्री के खुद में कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे भी होंगे जो वर्स ऑफ हो रहे होंगे ट्रेड से। इसका क्या मतलब हुआ बेसिकली, कि अगर यहाँ पर दो कंट्रीज आपस में ट्रेड करती है, लेट सपोज ये एक कंट्री है और एक ये हमारी बी दूसरी कंट्री है, जब ये दोनों कंट्रीज आपस में ट्रेड करेंगी, लेन देन करेंगी, गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करेंगी, खरीदे बेचेंगी, तो उस केस में क्या होगा, दोनों ही कंट्रीज को फ़ायदा तो होगा, बट एट द सेम टाइम दोनों ही कंट्रीज के अंदर, लाइक जो भी हमारी ए कंट्री और बी कंट्री है, इसके अंदर कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे भी होंगे जो उस ट्रेड से वर्स ऑफ हो रहे होंगे, उन कुछ इंडिविजुअल्स को उस ट्रेड से फ़ायदा नहीं हो रहा होगा। ये सिंपल सी बात यहाँ पर बोली गई है और इसमें बताया भी गया है। तो फिर अब ट्रेड कर क्यों रहे हैं, क्योंकि जो हमारे ट्रेड से गेन होंगे, जो भी हमें बेनिफिट रिसीव होंगे, वो काफ़ी ज़्यादा होंगे। तो जो हमारे लॉसेज होंगे, लाइक जिन इंडिविजुअल्स को नुकसान हो रहा है वो काफ़ी कम होगा, बट जो ट्रेड से फ़ायदा होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा। तो जो वो हमारा गेन है वो हमारे लॉसेस को कंपनशिएट कर देगा। और लॉसेस हमारे किस तरीके से हो सकता है, हो सकता है कि हमारा प्रोड्यूसर या कंज्यूमर सरप्लस कम हो जाए, हो सकता है कुछ लोगों की जॉब चली जाए उसकी वजह से, और हो सकता है हमारे जो वेजेस हैं वो कम हो जाए। तो इस तरीके के लॉसेस हो सकते हैं ट्रेड करने से कुछ इंडिविजुअल को, बट अगेन ट्रेड से हमें जो गेन रिसीव होंगे वो उन लॉसेस को कंपनशिएट कर देंगे। तो हम ये सारी ही चीज़ें देखेंगे अपने चैप्टर में। पहले हम इन तीनों चीज़ों को देखेंगे और हम देखेंगे कि हमारे जो लोग हैं वो ट्रेड करते क्यों हैं। एट लास्ट हम देखेंगे कि हमारे ट्रेड करने से नुकसान क्या है और क्यों कुछ लोग ट्रेड नहीं करना चाहते, फ्री ट्रेड नहीं करना चाहते। ओवरऑल हम इस चैप्टर में ये 2 पॉइंट्स को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा 8.1 PPC, द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब जो ये टॉपिक है ये हमने ऑलरेडी अपने स्कूल लेवल पर पढ़ा हुआ है, बट अगेन हम इसे स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। तो अगर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की बात करें यहाँ पर, तो हमारा जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो बजट से काफ़ी सिमिलर है। तो जब हमने बजट पढ़ा था तो वहाँ पर हमने ग्राफिकली या फिर टेबुलर फॉर्म में एक चीज़ क्या नोटिस करी थी, कि वहाँ पर भी हम ट्रेड ऑफ फेस कर रहे थे दो गुड्स के बीच में, कि कितना गुड को कितना खरीदें, और हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को ही एलोकेट करने का देख रहे थे। लिमिटेड रिसोर्सेज उस टाइम पर क्या था, हमारी मनी, हमारी गिवन लिमिटेड मनी थी। हमें देखना था कि उस लिमिटेड मनी में मैं कितने गुड्स को कितना खरीदूं। तो दोनों गुड्स के बीच में हम अपना ट्रेड ऑफ देख रहे थे। सिमिलरली प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में भी हम ट्रेड ऑफ ही देखते हैं दो गुड्स के बीच में, बट यहाँ पर जो हमारे रिसोर्सेज एलोकेट हो रहे हैं वो रिसोर्सेज इस बार मनी नहीं है, बट वो हमारा है टाइम। हम देखेंगे कि हम अपने लिमिटेड टाइम को किस तरीके से यूज़ करें और एलोकेट करें बिटवीन टू गुड्स। तो यहाँ पर अब अगर हम बात करें अपने ट्रेडिंग की, तो हम देख रहे हैं पहला जो हम सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, हम देखेंगे कि अगर हम ट्रेडिंग करते हैं एक दूसरे के साथ तो उससे क्या हो रहा है, हम सभी बेटर ऑफ हो रहे हैं, क्योंकि जो ट्रेड है वो अलाउ करता है टोटल प्रोडक्शन को कि वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमाइज्ड हो। अब ये कैसे होगा, तो इसके लिए यहाँ पे हमें एक छोटा सा एग्जांपल गिवन है जिसमें हम देखेंगे जब हम ट्रेड नहीं कर रहे हैं एंड देन जब हम ट्रेड कर रहे हैं तो किस तरीके से हमारा जो टोटल प्रोडक्शन है वो मैक्सिमाइज होता है। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा एग्जाम्पल है वो ये है कि हम फ्रीलांस जॉब करते हैं वीकेंड पर, और उसमें हम करते क्या है बेसिकली, कि हम वेबसाइट्स बनाने की जॉब है हमारी, हमें वेबसाइट बनानी होती है, प्लस उन सब वेबसाइट्स के लिए हमें कंप्यूटर प्रोग्राम बनाना होता है ताकि हमारी सारी वेबसाइट्स अच्छे से रन कर पाएँ। तो हमारा जो टारगेट है, हमारी जो फर्स्ट जॉब का टारगेट है वो क्या है, कि हम 240 वेबसाइट्स बनाएं और हर वेबसाइट के लिए हम स्पेसिफिक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाएं। तो अगेन हम 240 स्पेसिफिक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाएं जिसमें हम अपनी एप्लीकेशंस को अच्छे से रन कर पाएं अपनी वेबसाइट्स पर। तो जैसे हमने अभी देखा कि हमें हर वेबसाइट के लिए एक अलग ही कंप्यूटर प्रोग्राम बनाना है, तो हम देख सकते हैं
कि हर वेबसाइट और हर कंप्यूटर प्रोग्राम एक दूसरे से काफ़ी अलग है। हम बोल सकते हैं कि वो अपने में ही यूनिक है। ऐसा नहीं है कि हमने एक कंप्यूटर प्रोग्राम बना दिया एंड देन उसको कॉपी पेस्ट कर कर हम दूसरा बना दें, ऐसा नहीं है। हमें हर प्रोग्राम और हर वेबसाइट बिल्कुल स्टार्टिंग से ही प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, बिल्कुल बिगनिंग से ही बनानी पड़ेगी। जैसे अगर एक कंप्लीट होती है तो जब हम दूसरी बना रहे हैं तो वो हमें बिल्कुल स्टार्टिंग से, बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि वो दोनों में कोई भी सिमिलैरिटी हो, सब यूनिक है। तो हमें हर जो भी वेबसाइट बना रहे हैं और कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने हैं वो हमें स्टार्टिंग से ही बार बार प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। तो हमने इन सब टास्क को देखा कि हमने ये सी चीज़ें करनी है और हमने चीज़ें फिगर आउट करी कि किस तरीके से हम इन चीज़ों को करें। तो बेसिकली हमने यहाँ पर इकोनॉमिक अप्रोच लगाई और हमने देखा कि हमारे पास जो दिन में टोटल नंबर ऑफ आवर्स हैं जिसमें हम काम कर सकते हैं वो हमारे हैं 8 आवर। एक दिन में मैं 8 घंटे ही काम कर सकता हूँ। अब उस 8 घंटे में हो सकता है कि मैं पूरे 8 के 8 घंटे वेबसाइट्स प्रोड्यूस करूँ, या फिर हो सकता है कि उन 8 घंटे में मैं कंप्यूटर प्रोग्राम प्रोड्यूस करूं, या फिर हो सकता है कि मैं अपने नंबर ऑफ आवर्स को डिवाइड करूं और मैं कुछ घंटे वेबसाइट्स पे काम करूं और कुछ घंटे कंप्यूटर प्रोग्राम पे काम करूं। तो यहाँ पर हमें अपने 8 घंटे का ट्रेड ऑफ गिवन है कि किस तरीके से मैं अपने 8 घंटे को यूज़ कर सकती हूँ। तो यहाँ पर अगर हम इसे थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो हम देख रहे हैं सिंपली कि अगर मैं पूरे 8 के 8 घंटे वेबसाइट बनाती हूँ और एक भी घंटा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग नहीं बना रही तो मैं टोटल नंबर, कितने नंबर प्रोड्यूस कर सकती हूँ वेबसाइट, तो मैं एक दिन में 8 वेबसाइट प्रोड्यूस कर सकती हूँ। सिमिलरली अगर मैं पूरे 8 के 8 घंटे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पर दे रही हूँ और एक भी घंटा वेबसाइट नहीं बना रही तो उस केस में मैं मैक्सिमम कितने कंप्यूटर प्रोग्राम एक दिन में प्रोड्यूस कर सकती हूँ, तो वो है मेरा 16 कंप्यूटर प्रोग्राम में प्रोड्यूस कर सकती हूँ अगर मैं दिन के पूरे 8 घंटे कंप्यूटर प्रोग्राम पर बिताती हूँ। बाकी हमारी और भी एलोकेशन गिवन है कि किस तरीके से हम अपने नंबर ऑफ आवर्स को एलोकेट कर सकते हैं। लेट सपोज कि अगर मैं 5 घंटे वेबसाइट बनाती हूँ तो उसमें मैं 5 वेबसाइट को बना सकती हूँ और अपनी 3 घंटे इस पर बिताती हूँ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पर, तो मैं 6 कंप्यूटर प्रोग्रामिंग बना सकती हूँ। तो यहाँ पर हमें ये सारे ही एलोकेशन, सारे ही ट्रेड ऑफ जो है वो गिवन है। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा ये पॉइंट्स गिवन है, यहाँ पर ये वाला पॉइंट और यहाँ पर ये वाला पॉइंट, तो ये जो हमारे दोनों पॉइंट्स हैं हम देख सकते हैं कि ये हमारी एक्सट्रीम ट्रेड ऑफ है। यहाँ पर हम लिख देते हैं ये हमारी एक्सट्रीम ट्रेड ऑफ्स हैं। ये क्यों एक्सट्रीम ट्रेड ऑफ्स हैं, क्योंकि यहाँ पर हम बेसिकली देख सकते हैं ये हमारे एंड पॉइंट्स हैं। हम एंड पॉइंट्स भी बोल सकते हैं, अभी मैं इसे आगे दिखाऊंगी कि ये एंड पॉइंट क्यों है। हमारे ये पीपीसी के एंड पॉइंट्स हैं और हम देख सकते हैं कि ये हमारी एक्सट्रीम ट्रेड ऑफ है। क्योंकि एक्सट्रीम ट्रेड ऑफ इसलिए है ये क्योंकि इसमें मैं पूरे 8 के 8 घंटे एक ही चीज़ पर बिता रही हूँ। तो यहाँ पर हम सिंपली देख सकते हैं कि अगर मैं पूरे 8 के 8 घंटे वेबसाइट प्रोड्यूस करती हूँ तो उस केस में मैं मैक्सिमम कितना प्रोड्यूस कर सकती हूँ वेबसाइट, वो है 8। और अगर मैं पूरे 8 के 8 घंटे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग प्रोड्यूस करती हूँ तो उस केस में मैं कितने मैक्सिमम कंप्यूटर प्रोग्राम बना सकती हूँ एक दिन में, तो वो है यहाँ पर 16। ये हमारी एक्सट्रीम ट्रेड ऑफ्स है। और अगर हम बात करें एंड पॉइंट्स की तो इस दोनों पॉइंट से जब हमारा यहाँ पर, एक सेकेंड इसे हम ऐसे लिख देते हैं, वेबसाइट ले लिया और यहाँ पर हमने कंप्यूटर प्रोग्राम ले लिया, ये यहाँ पर हमारी जो नंबर ऑफ आवर्स है वो सेम है। तो अगर हम बात करें एंड पॉइंट्स की तो यहाँ पर हम एंड पॉइंट्स ले लेते हैं y एंड z, लेट सपोज। तो अगर मैं पूरे 8 के 8 घंटे वेबसाइट प्रोड्यूस करती हूँ तो मैं 8 वेबसाइट को प्रोड्यूस कर सकती हूँ और उस टाइम पर मैं एक भी कंप्यूटर प्रोग्राम को प्रोड्यूस नहीं कर रही। सिमिलरली अगर मैं पूरे 8 के 8 घंटे कंप्यूटर प्रोग्राम प्रोड्यूस कर रही हूँ तो उस केस में मैं 16 कंप्यूटर प्रोग्राम प्रोड्यूस कर रही हूँ और एक भी वेबसाइट प्रोड्यूस नहीं कर रही। इन पॉइंट्स को अगर हम अपने ग्राफ में प्लॉट करें तो ये हमारे एंड पॉइंट्स होंगे पीपीसी के और ये ही हमारी एक्सट्रीम ट्रेड ऑफ्स होंगी। इसको हम आगे देखेंगे एंड बाकी पॉइंट्स को भी हम अगर प्लॉट करें ग्राफ में तो हम देख सकते हैं आगे। तो हम यहाँ पर सिंपली देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस पर हम
वेबसाइट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं और हम वाई एक्सिस पर अपने कंप्यूटर प्रोग्राम को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारे एक्सट्रीम पॉइंट्स थे वो हमारे ये दोनों पॉइंट्स थे, एक ये पॉइंट क्या शो कर रहा है कि जब मैं 0 वेबसाइट को प्रोड्यूस कर रही हूँ और अपने सारे ही घंटे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पर स्पेंड कर रही हूँ तो मैं मैक्सिमम कितने कंप्यूटर प्रोग्राम प्रोड्यूस कर सकती हूँ, वो है 16। दूसरा हमारा जो एंड पॉइंट है ये 8, ये शो कर रहा है कि जब मैं अपने पूरे 8 के 8 घंटे वेबसाइट पर बिता रही हूँ और वेबसाइट प्रोड्यूस करने पे लगा रही हूँ तो उस केस में मैं 0 कंप्यूटर प्रोग्राम प्रोड्यूस कर सकती हूँ और मैक्सिमम 8 वेबसाइट्स को प्रोड्यूस कर सकती हूँ। तो ये हमारे दोनों एंड पॉइंट्स थे जो हमारे एक्सट्रीम ट्रेड ऑफ थे। नाउ अब अगर हम बात करें अपने बाकी पॉइंट्स की, जो ये हमें ग्राफ पर पॉइंट्स गिवन है A, B, C एंड D, तो इन पॉइंट्स को अगर हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो हम देख सकते हैं कि जो B एंड D है ये दोनों हमारे PPC पर लाई करते हैं। ये हमारा PPC तो है, PPC स्ट्रेट लाइन गिवन है, हमारा जो D एंड B है वो PPC पर लाई करते हैं, A हमारा PPC के अंदर है एंड C हमारा PPC के बाहर है। इन चीज़ों का क्या मतलब हुआ, तो यहाँ पर हम अपने इन पॉइंट्स को पिक कर कर इनकी बात करते हैं कि ये पॉइंट्स हमारे क्या शो करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं जो हमारे पहले PPC पर लाई करते हैं। तो हम देखते हैं B एंड D पॉइंट जो हमारे PPC पर लाई कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये जो दोनों पॉइंट है ये दोनों ही पॉइंट हमारे अटेनेबल भी हैं और हमारे एफिशिएंट भी हैं। देन अगर हम बात करें अपने पॉइंट A की तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा पॉइंट A है वो PPC के अंदर लाई करता है, वो लाइन से भी अंदर की साइड है। हम बोल सकते हैं कि जो हमारा A पॉइंट है वो हमारा अटेनेबल तो है बट वो हमारा इनएफिशिएंट पॉइंट है, तो इसको भी हम यहाँ पर लिख देते हैं। देन एट लास्ट अगर हम बात करें पॉइंट C की तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा पॉइंट C है वो तो PPC के बिल्कुल बाहर ही लाई करता है। यहाँ पे जो हमारा पॉइंट C है वो PPC के बिल्कुल बाहर है। इसको हम सिंपली बोल सकते हैं कि ये पॉइंट जो हमारा है ये हमारा अनअटेनेबल पॉइंट है। यहाँ पर हम इसे लिख देते हैं। नाउ अब अगर हम बात करें इन चीज़ों की जो हमने यहाँ पर लिखी है, एफिशिएंट, इनएफिशिएंट, अटेनेबल और अनअटेनेबल, इन चीज़ों का क्या मतलब हुआ। तो अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अटेनेबल की, पहले हम अटेनेबल और अनअटेनेबल को देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें अटेनेबल की, हमारा हर वो पॉइंट अटेनेबल है जो हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से अचीव कर सकते हैं और हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज इस टाइम पर क्या है, हमारे नंबर ऑफ आवर्स जो कि 8 आवर्स गिवन है। हम दिन में 8 आवर्स ही काम कर सकते हैं। अब 8 आवर्स के अंदर हम जितना भी काम कर सकते हैं वो हमारा अटेनेबल है, बाकी चीज़ें अनअटेनेबल हैं। अगर हम यहाँ पर पॉइंट C की बात करें तो पॉइंट C हमने देखा है कि वो हमारे PPC के बाहर लाई करता है और वो अनअटेनेबल है। तो हम देख सकते हैं कि PPC की जो लाइन पर लाई करता है उन सब पॉइंट्स को हम अचीव कर सकते हैं, उसके अंदर जो लाई करता है उसको भी अचीव कर सकते हैं, बट जो उसके बाहर लाई करता है उसको हम अचीव नहीं कर सकते। क्यों नहीं अचीव कर सकते, क्योंकि 8 घंटे में हम इस चीज़ को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। हम इसको सिंपली देख भी सकते हैं, अगर हम इसको ज्वाइन करें यहाँ पर तो ये जो हमारा कॉम्बिनेशन आ रहा है ये क्या कॉम्बिनेशन आ रहा है। अगर हम C पॉइंट की बात करें, एक सेकेंड, अगर हम यहाँ पर C पॉइंट की बात कर रहे हैं तो जो हमारा पॉइंट आ रहा है ये हम देख सकते हैं, सिंपली इसको एक बार यहाँ से इरेज कर देते हैं। जो हमारा C पॉइंट है वो हमारा आ रहा है 8 कंप्यूटर प्रोग्राम और हमारा 8 वेबसाइट्स। तो यहाँ पर जो ये हमारा कॉम्बिनेशन है हम इसे प्रोड्यूस ही नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम यहाँ पर 8 कंप्यूटर प्रोग्राम बनाते हैं, यहाँ पर अगर हम 8 कंप्यूटर प्रोग्राम बनाते हैं तो बाकी आवर्स में सिर्फ हम अपनी 4 वेबसाइट्स को ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम अपनी 8 वेबसाइट्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। हमने यहाँ पर अपने ट्रेड ऑफ में भी देखा था। एक सेकेंड, ओके तो यहाँ पर अगर हम अपनी
8 कंप्यूटर प्रोग्राम्स को प्रोड्यूस करते हैं, तो उस केस में हम सिंपली देख सकते हैं कि सिर्फ हम 4 ही वेबसाइट्स को बना सकते हैं, क्योंकि हमारे नंबर ऑफ आवर्स, हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड है। तो यहाँ पर जो हमारा सी पॉइंट है, हम क्लियरली देख सकते हैं कि वो हमारा अनअटेनेबल पॉइंट क्यों है और बाकी जो हमारे 3 पॉइंट्स हैं वो अटेनेबल क्यों है। देन अगर हम बात करें अपनी एफिशिएंट और इनएफिशिएंट की, तो हम बात करते हैं सबसे पहले एफिशिएंट की। हम कब बोल रहे हैं कि हमारा जब ये पॉइंट एफिशिएंट है, तो उसका क्या मीनिंग हुआ। एफिशिएंट हमारा कौन सा पॉइंट होगा, कौन सी चीज़ होगी, जब हम अपने रिसोर्सेज को, जो भी हमारा गिवन लिमिटेड रिसोर्सेज है, हमारा यहाँ पर लिख देते हैं, जो भी हमारा लिमिटेड रिसोर्सेज है, जो कि इस टाइम पर क्या है, हमारा टाइम गिवन लिमिटेड रिसोर्सेज है, उसको जब हम अच्छे से यूटिलाइज करते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि जब हम उसे बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं सेम चीज़ को, बेस्ट पॉसिबल मैनर में जो यूज़ होते हैं, प्लस हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो रिसोर्सेज, जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जब वो फुल्ली यूटिलाइज हो जाते हैं, तो उस केस में भी हम बोल देते हैं कि वो हमारे एफिशिएंटली यूज़ हुए हैं। अब यहाँ पर हम सिंपली देख सकते हैं क्लियरली कि हमारा जो बी एंड डी पॉइंट है, हम बोल रहे हैं कि ये हमारे एफिशिएंट पॉइंट है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि जो हमारा ए पॉइंट है वो इनएफिशिएंट है। तो हम समझते हैं सबसे पहले कि हमारा जो ए पॉइंट है वो इनएफिशिएंट क्यों है, और यहाँ पर हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो अच्छे से यूटिलाइज क्यों नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर अगर हम ए पॉइंट के कॉम्बिनेशन को देखें, तो ये हमारा कॉम्बिनेशन है। अगर हम इसकी बात करें तो हम इसे यहाँ पर लिख देते हैं एक बार, ए पॉइंट के सामने हमारा जो ये कॉम्बिनेशन है वो क्या शो कर रहा है, हमारा, एक सेकेंड इसे हटा देते हैं, हाँ, तो हमारा जो ये ए पॉइंट है वो क्या कॉम्बिनेशन शो कर रहा है कि हम 4 कंप्यूटर प्रोग्राम प्रोड्यूस कर रहे हैं, और हम यहाँ पर अपने 4 ही वेबसाइट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर हम ये कॉम्बिनेशन लेते हैं यहाँ पर, तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि इस टाइम पर अगर हम ऐसे प्रोड्यूस करते हैं कि हम 4 कंप्यूटर प्रोग्राम और 4 वेबसाइट्स को प्रोड्यूस करते हैं, तो उस टाइम पर जो हमारा टाइम है वो बच जाता है। उस टाइम पर हम अपने टाइम को, अपने जो 8 आवर्स हैं उनको फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, हमारे उसमें कुछ आवर्स बच जाते हैं और हम और भी प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो इस केस में अगर हम यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन लेते हैं, तो इसको हम फुल्ली यूटिलाइज करने के लिए क्या कर सकते हैं, हो सकता है कि यहाँ पर हम 4 कंप्यूटर प्रोग्राम तो प्रोड्यूस करें, बट इसके साथ हम अपने 2 वेबसाइट्स और ज़्यादा प्रोड्यूस करें, तो हम फुल्ली यूटिलाइज हो जाएंगे। यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर हम पहले 4 कंप्यूटर प्रोग्राम प्रोड्यूस कर रहे हैं और हम यहाँ पर अपने 4 वेबसाइट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अगर ये जो कॉम्बिनेशन है, हमने देख लिया कि इसमें हमारा जो टाइम है वो बच जाता है और हम और भी प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो इस केस में हमें अगर इसको फुल्ली यूटिलाइज करना है, तो हो सकता है कि हम यहाँ पर 4 कंप्यूटर तो प्रोड्यूस करें, बट इसके साथ साथ 4 वेबसाइट्स के साथ साथ 2 और वेबसाइट्स को प्रोड्यूस कर दे, तो हमारा बी पॉइंट आ जाएगा। सिमिलरली हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम 4 वेबसाइट्स को तो प्रोड्यूस करें ही करें, बट इसके साथ साथ जो हम यहाँ पर 4 कंप्यूटर प्रोग्राम प्रोड्यूस कर रहे हैं, 4 कंप्यूटर प्रोग्राम के साथ साथ हम एडिशनल 4 और कंप्यूटर प्रोग्राम को प्रोड्यूस कर देते हैं, तो उस केस में यहाँ पर हमारा जो ये पॉइंट है डी, वो आ जाएगा। तो हम सिंपली देख सकते हैं कि हमारा जो ए पॉइंट है वो इनएफिशिएंट है, वहाँ पर हमारा जो टाइम है वो बेस्ट पॉसिबल मैनर में फुल्ली यूटिलाइज नहीं हो रहा, 8 घंटे अच्छे से यूटिलाइज नहीं हो रहे, उसमें हमारे कुछ नंबर ऑफ आवर्स बच जाते हैं जिसमें हम अपनी और प्रोडक्शन भी कर सकते हैं। तो उसमें और प्रोडक्शन क्या कर सकते हैं, हो सकता है कि इस कॉम्बिनेशन के साथ, यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन के साथ मैं 2 वेबसाइट और एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर दूँ, या फिर इस कॉम्बिनेशन के साथ मैं 4 और कंप्यूटर प्रोग्राम प्रोड्यूस कर दूँ। तो यहाँ पे जो हमारा कॉम्बिनेशन बन जाएगा वो है 4 कंप्यूटर प्रोग्राम और 6 वेबसाइट्स। अगर हम इसे टेबल में देखें यहाँ पर, तो ये आ गया हमारा 4 कंप्यूटर प्रोग्राम और हमारी 6 वेबसाइट। दूसरा अगर हम कॉम्बिनेशन देखें यहाँ पर, तो हम सिंपली इसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं, यहाँ पर हमारी 4 वेबसाइट और 8 कंप्यूटर प्रोग्राम। तो अगर हम इसे दोबारा से टेबल में देखें यहाँ पर, तो ये है हमारा
4 वेबसाइट्स और 8 कंप्यूटर प्रोग्राम। तो हम देख सकते हैं कि ये सारे पॉइंट तो हमारे फुली यूटिलाइज वाले पॉइंट है, हमारे एफिशिएंट पॉइंट है। तो हम देख सकते हैं अब कि हमारा जो ए पॉइंट है वो हमारा इनएफिशिएंट क्यों है, और जो हमारा सी पॉइंट है वो अनअटेनेबल क्यों है, और हमारा जो बी एंड डी है वो हमारे अटेनेबल और एफिशिएंट सबसे बेस्ट पॉइंट है हमारे बी एंड डी। तो इससे अगर ओवरऑल कंक्लूड करें तो हम देख सकते हैं कि जो भी पॉइंट हमारे पीपीसी पर लाई करेंगे, लाइक जो पॉइंट हमारी इस लाइन के ऊपर होंगे वो हमारे अटेनेबल भी होंगे जिसको हम अचीव कर सकते हैं, और वो हमारे एफिशिएंट भी होंगे जिसको हम अपने रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज कर सकते हैं। बाकी जो हमारे पॉइंट्स हैं वो अच्छे से यूटिलाइज नहीं हो रहे होंगे या फिर वो हमारे अनअटेनेबल होंगे। ओके, तो यहाँ पर अब हमने टेबल की फॉर्म में पीपीसी को देख लिया, हमने यहाँ पर ग्राफिकली पीपीसी की बात कर ली। अब हम बात करेंगे हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, इन दोनों गुड्स की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, और हम देखेंगे कि पीपीसी अगर स्ट्रेट लाइन है तो हमारा जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो भी कांस्टेंट रहता है। कैलकुलेटिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो अगर हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारी होती है हमारा नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन। जो भी हम चॉइसेस करते हैं उसके बदले में जो हमने सेक्रीफाइस करा है, गिव अप करा है, वो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है हमारी चॉइस की। तो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पर हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है, हम सिंपली जो हमने गिव अप करा है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो भी हमने गिव अप करा है, या फिर हम बोल सकते हैं इसे कि जो भी हमने सेक्रीफाइस करा है या फिर लॉस है जो हमारा, उसको हम डिवाइड कर देते हैं जो भी चीज़ हमें मिली है या फिर जो भी हमारा गेन है वो, तो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ पर आ जाती है। अब यहाँ पर जो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है हम देखेंगे हमारी वेबसाइट की और हमारे कंप्यूटर प्रोग्राम्स की, क्योंकि हम यही दोनों चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारी वेबसाइट की। अगर हम बात कर रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ वेबसाइट, तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मैं वेबसाइट प्रोड्यूस कर रही हूँ तो उसके बदले में मैं क्या गिव अप कर रही हूँ, उसकी क्या कॉस्ट है वो। तो यहाँ पर अगर हम वेबसाइट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो उस केस में हम क्या सेक्रीफाइस कर रहे हैं, क्या गिव अप कर रहे हैं, क्या हमारा लॉस है, तो हम यहाँ पर गिव अप करेंगे अपना कंप्यूटर प्रोग्राम, या फिर हम बुक की लैंग्वेज में लिख देते हैं, इसे छोड़ो। यहाँ पर हमारा जो लॉस होगा वो क्या होगा, कंप्यूटर प्रोग्राम का, डिवाइडेड बाय हमारा जो गेन होगा, तो हम जो गेन कर रहे हैं, जो हमें मिल रहा है वो क्या है, वेबसाइट। वेबसाइट के बदले में, वेबसाइट प्रोड्यूस कर रही हूँ तो उसके बदले में मैं क्या सेक्रीफाइस कर रही हूँ, कंप्यूटर प्रोग्राम्स। तो ये हम इसकी कॉस्ट देखेंगे कि इसकी कॉस्ट क्या है। तो यहाँ पर सिंपली इसको देखने के लिए हम ऐसे 1 यूनिट से भी निकाल सकते हैं, बट डायरेक्टली भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम डायरेक्टली बात करें तो हम देख सकते हैं कि सिंपली ग्राफ से अगर समझे तो यहाँ पर हमारी वेबसाइट है। अगर मैं सारा का सारा टाइम 8 वेबसाइट प्रोड्यूस करने पे लगाती हूँ तो उस केस में मैं कितने कंप्यूटर प्रोग्राम को सेक्रीफाइस कर रही हूँ, तो पूरे 16 के 16 कंप्यूटर प्रोग्राम्स को सेक्रीफाइस कर रही हूँ। तो यहाँ पर इस सेम चीज़ को हम लिख देते हैं, अगर मैं 8 वेबसाइट प्रोड्यूस करती हूँ तो उसके बदले में मैं जो सेक्रीफाइस कर रही हूँ, गिव अप कर रही हूँ, तो वो क्या है, मेरे 16 कंप्यूटर प्रोग्राम। और यहाँ पर माइनस क्यों आएगा, क्योंकि मैं गिव अप कर रही हूँ, मैं अपने 16 कंप्यूटर प्रोग्राम को कम कर रही हूँ। इसको हम सिंपली कैसे समझ सकते हैं कि अगर लेट सपोज मैं 16 कंप्यूटर प्रोग्राम पहले प्रोड्यूस कर रही थी, ओके, और उस टाइम पर मैं एक भी वेबसाइट को प्रोड्यूस नहीं कर रही थी, फिर मैंने डिसाइड करा कि मैं 8 वेबसाइट्स को प्रोड्यूस करूँगी, तो मैंने अपनी 8 वेबसाइट को इंक्रीज़ कर दिया, जिसके बदले में मैंने अपनी 16 कंप्यूटर प्रोग्राम को कम कर दिया। तो जब भी हम किसी चीज़ को कम करते हैं तो हमने देखा था इलास्टिसिटी में भी कि उसका नेगेटिव साइन आता है जब भी वो चीज़ कम होती है। तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी -2, इसकी हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो यहाँ पर हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाएगी वेबसाइट की 2। तो जिसका क्या मतलब हुआ कि अगर मैं एक वेबसाइट प्रोड्यूस करती हूँ तो उसके बदले में मुझे 2 कंप्यूटर प्रोग्राम सेक्रीफाइस करने
पड़ेंगे। देन अगर सिमिलरली हम बात करें यहाँ पर अपने कंप्यूटर प्रोग्राम की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, तो यहाँ पर जो कंप्यूटर प्रोग्राम की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो क्या शो करेगी, इसका अपोजिट, कि अगर मैं कंप्यूटर प्रोग्राम प्रोड्यूस करती हूँ तो उसके बदले में मैं कितने वेबसाइट्स को सेक्रीफाइस करूँगी। तो यहाँ पर जो इसका फॉर्मूला है वो भी अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पर जो मैं गिव अप कर रही हूँ, जो मेरा लॉस है वो वेबसाइट का होगा, और जो मैं गेन कर रही हूँ वो मेरा होगा कंप्यूटर प्रोग्राम का। तो यहाँ पर हम इसका अपोजिट भी देख लेंगे। तो यहाँ पर अब लेट सपोज कि मैं यहाँ पर 8 वेबसाइट्स को प्रोड्यूस कर रही थी, मेरे जितने भी 8 घंटे थे उनमें मैं अपनी वेबसाइट्स को प्रोड्यूस कर रही थी। अब मैंने सोचा कि मैं स्विच करती हूँ, मैं उन पूरे 8 के 8 घंटों में कंप्यूटर प्रोग्राम प्रोड्यूस करती हूँ। तो उस केस में मैं मैक्सिमम जो गेन कर रही हूँ वो 0 से 16 हो जाएगा, और मैं सेक्रीफाइस क्या कर रही हूँ कितनी वेबसाइट्स को, तो वो यहाँ पर 0 हो जाएंगी, 8 से 0 हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमारे 8 जो है वेबसाइट वो सेक्रीफाइस हुई है इन ऑर्डर टू गेन 16 कंप्यूटर प्रोग्राम्स। तो यहाँ पर हमारा जो सेक्रीफाइस है वो 8 है और वो कम हुआ है तो नेगेटिव। देन उसके बाद यहाँ पर हमने इसको 12 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि यहाँ पर हमने 16 से डिवाइड कर दिया क्योंकि हम 16 गेन कर रहे हैं कंप्यूटर प्रोग्राम। तो अगेन यहाँ पर हमारा ये आंसर आ जाएगा, इसकी हम एब्सोल्यूट वैल्यू को लेंगे तो यहाँ पर हाफ आंसर आएगा। जो ये हमारा हाफ है ये क्या शो कर रहा है अगेन, कि अगर मैं एक कंप्यूटर प्रोग्राम प्रोड्यूस करती हूँ तो उस केस में मैं हाफ वेबसाइट को सेक्रीफाइस करूँगी। ये मेरी कंप्यूटर प्रोग्राम की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। इसको मैं एक बार इरेज कर देती हूँ। ओके, तो अब यहाँ पर हमारा जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो कैलकुलेट हो गया। अगर हम बात करें बुक की कि बुक में कैसे कैलकुलेट हुआ है, तो वहाँ पर जो हमारे पॉइंट्स लिए गए हैं वो हमारा है बी एंड डी। यहाँ पर जो हमने पॉइंट्स लेकर कैलकुलेट करा है वो हमारे एंड पॉइंट्स है, और मुझे लगता है कि एंड पॉइंट्स में काफ़ी सिंपल होता है कैलकुलेट करना, क्योंकि डायरेक्टली हमारी जो वैल्यू है वो हमारी एंड पॉइंट की गिवन होती है, हम उसे डिवाइड करके निकाल सकते हैं। लेकिन बुक की बात करें लेट सपोज, तो बुक में हमारे बी एंड डी पॉइंट से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाली गई है। अगर हम डी पॉइंट को देखें तो हम देख सकते हैं कि डी पॉइंट पे हमारे ये दोनों पॉइंट्स हैं, ये कॉम्बिनेशन हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर हम बी पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर हम ये कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अगर लेट सपोज हम बात करते हैं वेबसाइट की, कि हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वेबसाइट की, यहाँ पर हम लिख देते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वेबसाइट की। तो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वेबसाइट की क्या है कि अगर मैं डी से बी जाती हूँ, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में हम अपना यही तो इंक्रीज़ करेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि इसको इंक्रीज़ करने पे मैंने दूसरी चीज़ को कितना गिव अप करा। तो जब मैं डी से बी जा रही हूँ तो उस केस में मैं देख रही हूँ कि मेरा जो कंप्यूटर प्रोग्राम है वो मेरा 8 से 4 हो गया। तो इस केस में मैं सिंपली देख सकती हूँ कि मैंने 4 कंप्यूटर प्रोग्राम सेक्रीफाइस करे, गिव अप करे इन ऑर्डर टू गेन। यहाँ पर मैं देख सकती हूँ कि मैं गेन कितना कर रही हूँ डी से बी में, 2 वेबसाइट्स। तो यहाँ पर हम इसे सिंपली देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा गेन है वो है 2 वेबसाइट्स का, और मेरा लॉस क्या है वो है मेरा 4 कंप्यूटर प्रोग्राम, जो कि नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि वो कम हो रहा है। तो सेम यहाँ पर भी हमारा जो आंसर है वो सेम ही होगा। सिमिलरली हम अपनी अगर कंप्यूटर प्रोग्राम की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करें, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम, तो इसका अपोजिट ही हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं देखूँ तो मैं देख सकती हूँ कि अब मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंप्यूटर प्रोग्राम की बात कर रही हूँ, तो अब मैं अपने कंप्यूटर प्रोग्राम को इंक्रीज़ करूँगी। यहाँ पर इंक्रीज़ करूँगी तभी मैं देखूँगी कि मैं दूसरी चीज़ को कितना सेक्रीफाइस कर रही हूँ। तो जब मैंने यहाँ पर अब मैं यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो मेरी ऐसे हो जाएगी। अब मैं जाऊँगी बी टू डी, तो जब मैं बी टू डी गई तो उस केस में मेरा जो कंप्यूटर प्रोग्राम है वो 4 यूनिट से इंक्रीज़ हो गया। पहले 4 था अब 8 हो गया, लेकिन मैंने उसके बदले में वेबसाइट्स को कितना सेक्रीफाइस करा, तो वो मेरी 6 से इस बार 4 हो गई। तो इस केस में मैंने अपनी 2 वेबसाइट्स को सेक्रीफाइस करा इन ऑर्डर टू गेन 4 कंप्यूटर प्रोग्राम। तो यहाँ पर हमारा जो गेन है
वो 4 कंप्यूटर प्रोग्राम है और सेक्रीफाइस कितना करा मैंने 2 वेबसाइट्स को। तो यहाँ पर अगेन हमारी जो वैल्यू है वो -12 आ जाएगी, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो हम यहाँ पर सिंपली देख सकते हैं कि वो हो जाएगी हमारी हाफ। ओके, तो यहाँ पर एक बार इसे इरेज कर देते हैं। अगर हम इनकी बात करें कि हम इससे ऑब्ज़र्व क्या कर रहे हैं, तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम इस पूरे रिज़ल्ट से ऑब्ज़र्व कर रहे हैं वो ये है कि हमारी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो सेम है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा पीपीसी है वो स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि हमारा जो पीपीसी है वो हमारा स्ट्रेट लाइन है, जिसकी वजह से हमारा जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो सेम है। और इसी सेम रीज़न की वजह से हमारी जो दूसरा कंक्लूजन है वो ये है कि अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सेम है पूरे टाइम, तो उस केस में हमारी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो दोनों गुड्स की एक दूसरे से रेसिप्रोकल है। ओके, तो अगर हम बात करें हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सेम कैसे है, तो इसको सिंपली हम ग्राफ या फिर टेबल की फॉर्म में देख सकते हैं। अगर हम ग्राफ की बात करें तो लेट सपोज इनिशियली मैं 16 कंप्यूटर प्रोग्राम प्रोड्यूस कर रही हूँ और एक भी वेबसाइट को प्रोड्यूस नहीं कर रही। इसके बाद लेट सपोज अगर मैं अपनी वेबसाइट को प्रोड्यूस करती हूँ, मैं लेट सपोज अपनी वेबसाइट को इंक्रीज़ कर देती हूँ बाय 1 यूनिट, तो उस केस में मैं कितने कंप्यूटर प्रोग्राम को सेक्रीफाइस करूँगी, तो मैं सिंपली देख सकती हूँ। अगर मैं इसे लाइन को ड्रॉ करूँ तो ये यहाँ पर मेरी 14 पर जाकर मिलेगी। तो यहाँ पर मैं सिंपली देख सकती हूँ कि अगर मैं एक यूनिट को इंक्रीज़ करती हूँ तो मैं सेक्रीफाइस कितने यूनिट को कर रही हूँ, वो है मेरे 2, 16 से 14 हो गया। तो यहाँ पर अगेन जो मेरा सेक्रीफाइस है वो 2 हो जाएगा, गेन क्या है वो 1 हो जाएगा, और अगेन जो मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो 2 ही आएगा। सिमिलरली अगर लेट सपोज मैं इस पॉइंट की बात करती हूँ, एक सेकेंड, तो अगर मैं लेट सपोज 2 पॉइंट की बात करती हूँ कि अगर मैं 0 से 2 इंक्रीज़ कर रही हूँ वेबसाइट या 1 से 2 भी करती हूँ तो सेम ही रेशियो आएगा। तो लेट सपोज 0 से अगर मैं 2 करती हूँ तो उस केस में मैं देख सकती हूँ कि मैं कितने कंप्यूटर प्रोग्राम को कम करूँगी, तो मैं इस लाइन को ऐसे ज्वाइन कर दूँगी और ये यहाँ पर 12 आ जाएगा। तो अब मैं जब 2 यूनिट को गेन कर रही हूँ तो मैं सेक्रीफाइस कितने यूनिट को कर रही हूँ, तो वो 16 से 12 4 आ जाएगा। अगेन जो मेरा सेक्रीफाइस है वो 4 हो गया और जो गेन है वो 2 हो गया, एंड अगेन जो मेरा वैल्यू है वो वापस से घुमा फिरा कर 2 ही आएगा। हम बाकी ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम का भी देख सकते हैं, सेम ही वैल्यूज़ आएंगी पूरे टाइम। तो यहाँ पर जो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो पूरे टाइम सेम है। दूसरा हम देख सकते हैं कि वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, सेम है तो रेसिप्रोकल भी है। यहाँ पर हमारा जब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसका 2 है तो इसका यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल वैल्यू ही आएगी। अब यहाँ पर इसको टेबल की फॉर्म में भी देख सकते हैं कि हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सेम कैसे है। एक सेकेंड, तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं टेबल की फॉर्म में कि जब मैंने अपनी वेबसाइट को 0 से इंक्रीज़ करा 1 पर, तो यहाँ पर मैंने गेन कितना करा 1, उसके बदले में मैंने कितने कंप्यूटर प्रोग्राम सेक्रीफाइस करे, तो वो हो गए हमारे 16 से 14। तो हमारे 2 कंप्यूटर प्रोग्राम सेक्रीफाइस हुए। अगेन हमारा जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वेबसाइट का वो 2 ही आया। सिमिलरली अगर लेट सपोज हम बात करते हैं अपने कंप्यूटर प्रोग्राम की, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 0 से जब मैंने कंप्यूटर प्रोग्राम इंक्रीज़ करे 2 करे, तो मैंने गेन कितने करे 2, उसके बदले में मैंने सेक्रीफाइस कितना करा, तो यहाँ पर मैंने 8 से 7 हो गया। सेक्रीफाइस जो मैंने वेबसाइट करी इन ऑर्डर टू गेन कंप्यूटर प्रोग्राम, तो वो है मेरा 1। अगेन यहाँ पर जो मेरी वैल्यू है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की वो हाफ ही है। बाकी किसी भी कॉम्बिनेशन, 2 कॉम्बिनेशन को लेकर देख ले तो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पूरे टाइम पर सेम ही आएगी और वो एक दूसरे की रेसिप्रोकल ही होगी। ओके, नाउ वन मोर थिंग, यहाँ पर अगर हम एक सेकेंड इसे इरेज कर देते हैं, तो अगर हमें अपना टारगेट याद होगा तो वो टारगेट क्या था हमारा, बेसिकली हमारा जो टारगेट था वो ये था कि मेरे को 240 वेबसाइट्स बनानी है और मुझे 240 ही कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने हैं। अब यहाँ पर जो ये हमारा टारगेट था, हम देख सकते हैं कि अगर मैं पर डे के हिसाब से बात करूँ कि मैं पर डे एक दिन में कितना बना लेती हूँ, अगर मैं एक ही काम को कर रही हूँ, तो वो मैंने देखा था कि अगर हम बात कर रहे हैं वेबसाइट की, तो मैं पर डे जो वेबसाइट प्रोड्यूस कर सकती हूँ वो है 8,
और अगर मैं बात करूँ कंप्यूटर प्रोग्राम की कि अगर मैं 8 के 8 घंटे कंप्यूटर प्रोग्राम पर लगाती हूँ तो मैं पर डे के हिसाब से उसे एक दिन में 16 कंप्यूटर प्रोग्राम बना सकती हूँ। बट जो मेरा टारगेट है वो दोनों का ही 240 एंड 240 है। तो अगर मैं 240 को अपने पर डे के हिसाब से डिवाइड कर दूँ तो मेरे जो टोटल नंबर ऑफ डेज लगेंगे काम को कंप्लीट करने में वो कितने लगेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पर वेबसाइट की तो हमारी वेबसाइट जो है वो टोटल 30 डेज़ में जाकर टारगेट को कंप्लीट करेगी। अगर हम बात कर रहे हैं अपने कंप्यूटर प्रोग्राम की तो हमारे कंप्यूटर प्रोग्राम को 15 डेज़ लगेंगे टारगेट कंप्लीट करने में। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो मुझे 45 डेज़ लगेंगे अपने टारगेट को कंप्लीट करने में, क्योंकि एट द एंड मुझे वेबसाइट्स भी प्रोड्यूस करनी है 240 और कंप्यूटर प्रोग्राम भी प्रोड्यूस करने हैं 240। तो उसके लिए मुझे पूरे 75 डेज़ लगेंगे। अब जो ये पूरा टास्क है ये मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता जा रहा है, क्योंकि एट द सेम टाइम जो ये मेरी जॉब है मुझे ये भी मैनेज करनी है, मुझे अपनी सोशल लाइफ भी मैनेज करनी है, प्लस मुझे अपनी मार्क्स अपने ग्रेड्स भी मैनेज करने हैं। तो ये सारी चीज़ें मेरे लिए थोड़ी डिफ़िकल्ट होती जा रही हैं कि मैं किस तरीके से मैनेज करूं। तो इसकी स्टोरी हम आगे देखते हैं कि फिर क्या हुआ। तो जब हमने ये सारी कैलकुलेशन करी तो हम काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो गए कि हम सारी चीज़ों को एक साथ कैसे मैनेज करेंगे। तो हमारी जो एक फ्रेंड है उन्होंने हमें काम करा और बोला कि इतनी टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। वो एक स्टूडेंट को जानती थी जिसका नाम था ओलिविया, और वो भी हमारी ही जैसी एक सिमिलर जॉब करती थी। तो हमें समझ नहीं आया कि इससे हमारी कैसे हेल्प हो सकती है। जो लड़की हमारी जैसी सिमिलर जॉब करती है, जो कि इतनी ज़्यादा हेक्टिक जॉब है जिसमें हमारे पास किसी और चीज़ के लिए इतना टाइम ही नहीं है, तो वो हमारी मदद कैसे कर सकती है। तो हम काफ़ी ज़्यादा डेस्परेट थे, तो हमने ओलिविया को ही अप्रोच करा। तो हमने देखा, कुछ बातचीत के बाद हमें पता चला कि जो ओलिविया है वो सेम सिचुएशन फेस कर रही है। उसका भी जो टारगेट है वो बिल्कुल हमारे वाला ही टारगेट है। वो भी 240 कंप्यूटर प्रोग्राम्स और 240 वेबसाइट्स को प्रोड्यूस कर रही है और अपनी सोशल लाइफ और ग्रेड्स को मेंटेन करने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डिफरेंट सिचुएशन क्या है अब, कि हमारा जो ओलिविया का टैलेंट है वो हमसे काफ़ी डिफरेंट है। हम देख सकते हैं कि जो ओलिविया का पीपीसी है वो हमारे जो पीपीसी है उससे जस्ट अपोजिट है। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो ब्लू वाला पीपीसी है वो तो हमारा था, और यहाँ पर जो येलो वाला पीपीसी है वो ओलिविया का है। अब इसकी जो चीज़ें होंगी वो जस्ट हमसे अपोजिट हो जाएंगी। तो अगर हम बात करें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ वेबसाइट, तो सिमिलरली हमारा यहाँ पर 2 होता था, ओलिविया का क्या हो जाएगा, हाफ। और हम इसे सिंपली देख भी सकते हैं कि क्यों हाफ होगा, कि अगर वो 16 वेबसाइट्स को प्रोड्यूस करती है तो वो सेक्रीफाइस कितने कंप्यूटर को करेगी, वो है 8। तो और वो माइनस में हो जाएगा, एंड अगेन जो ये वैल्यू है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू वो आ जाएगी हाफ। सिमिलरली अगर हम बात करें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम, तो यहाँ पर हमारा जो था वो था हाफ। अब इसका जो ओलिविया का है वो 2 हो जाएगा, और हम इसको देख भी सकते हैं कि अगर वो कंप्यूटर प्रोग्राम प्रोड्यूस करती है यहाँ पर 8, तो उसके बदले में वो सेक्रीफाइस कितने कर रही है वेबसाइट्स को, तो वो हो जाएगा यहाँ पर 16, एंड अगेन ये यहाँ पर 2 वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर इसकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो जस्ट हमसे अपोजिट हो गई। दूसरी चीज़ अगर हम नोटिस करें तो यहाँ पर जो इसका टाइम पीरियड है हम देख रहे हैं कि वो पर डे कितना प्रोड्यूस कर रही है वेबसाइट्स को और कंप्यूटर प्रोग्राम को। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं वेबसाइट और कंप्यूटर प्रोग्राम। तो वो वेबसाइट्स को पर डे कितना प्रोड्यूस कर पा रही है, तो यहाँ पर 16 है, और यहाँ पे कंप्यूटर प्रोग्राम को कितना कर पा रही है, 8। और उसका टारगेट जो है वो हमारे से ही सिमिलर है। तो जब हम 240 को डिवाइड कर देंगे 16 से, तो उसको कितने डेज लगेंगे वेबसाइट को प्रोड्यूस करने में, तो वो हो जाएंगे हमारे 15 डेज। अगर हम बात करें कंप्यूटर प्रोग्राम की, तो यहाँ पर हम 240 को डिवाइड कर देंगे 8 से, तो हमारे इसमें कितने डेज लगेंगे उसको, 30 डेज। तो उसके भी ओवरऑल जो डेज लग रहे हैं वो हैं 45 डेज।
तो यहाँ पर हम सिंपली देख सकते हैं कि इनका भी जो सिचुएशन है वो हमसे काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। इन्हें भी 45 डेज़ लग रहे हैं प्रोड्यूस करने में। सिंपली हम देख सकते हैं कि जो चीज़ें हैं बेशक वो अपोजिट हैं, बट ओवरऑल इन्हें भी 75 डेज़ लग रहे हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि जब हम अपना अकेले अकेले चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहे थे तो हमें 75 डेज़ लग रहे थे, बट अगर हम आपस में ट्रेड ऑफ करते हैं तो क्यों करें, क्या फ़ायदा है उसका, और किस तरीके से ओलिविया हमें हेल्प कर सकती है। तो इन सारी चीज़ों को हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। 8.2 द बेसिस फॉर ट्रेड कंपैरेटिव एडवांटेज। तो अगर हम आपस में ट्रेड करते हैं तो उसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कंपेयर करने के लिए कि ट्रेड करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, तो वो आता है हमारे कंपैरेटिव एडवांटेज में। अब हम कंपैरेटिव एडवांटेज के टूल के हेल्प से देख सकते हैं कि हमें ट्रेड क्यों करनी चाहिए और किस तरीके से ओलिविया जो है वो हमें हेल्प कर सकती है। अगर हम बात करें कंपैरेटिव एडवांटेज की कि वो होता क्या है, कंपैरेटिव एडवांटेज क्या होता है, तो बेसिकली हम इसे देख सकते हैं कि अगर हम किसी भी चीज़ को करने में अच्छे हैं तो कंपैरेटिव एडवांटेज बोलता है कि तुम वो चीज़ करो, और जो दूसरा बंदा उस चीज़ को करने में अच्छा है वो चीज़ करेगा, एंड बाकी जिसमें तुम अच्छे नहीं हो वो तुम एक्सचेंज कर लो। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कंपैरेटिव एडवांटेज की, तो हमारी किसी भी इंडिविजुअल की एबिलिटी या फर्म की या कंट्री की टू प्रोड्यूस सर्टेन अमाउंट ऑफ गुड एट लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो हमारी जब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बाकियों के कंपैरिजन में कम होती है तो हम बोलते हैं कि हमारा उस गुड को प्रोड्यूस करने में कंपैरेटिव एडवांटेज है, हम बाकियों से अच्छे हैं। तो उस सिचुएशन में हमें वो चीज़ प्रोड्यूस करनी चाहिए, और जिसमें हम अच्छे नहीं हैं वो हमें दूसरे से ट्रेड कर लेना चाहिए। अगर हम अपनी सिचुएशन की बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि हमारा किस गुड को प्रोड्यूस करने में कंपैरेटिव एडवांटेज है, और हमारा ओलिविया को किस गुड को प्रोड्यूस करने में कंपैरेटिव एडवांटेज है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कंपैरेटिव एडवांटेज की, तो कंपैरेटिव एडवांटेज में हम कंपेयर करते हैं अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इसमें हम कंपेयर करते हैं अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को, जो बताता है कि हमें कौन सा गुड प्रोड्यूस करना चाहिए, किसमें हमें कंपैरेटिव एडवांटेज है। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा टेबल गिवन है ये वही सारी वैल्यूज़ हैं जो हमने ऑलरेडी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में कैलकुलेट कर ली। तो अगर लेट सपोज बात करें हम अपनी, तो अगर मैं एक वेबसाइट प्रोड्यूस करती हूँ तो उसके बदले में मुझे 2 कंप्यूटर प्रोग्राम सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। अगर मैं बात करूँ ओलिविया की, तो अगर वो एक वेबसाइट प्रोड्यूस करती है तो उसे हाफ कंप्यूटर प्रोग्राम सेक्रीफाइस करना पड़ता है, गिव अप करना पड़ता है। तो हम देख सकते हैं कि जो ओलिविया गिव अप कर रही है वो कितना कम है, और जो मैं गिव अप कर रही हूँ वो कितना ज़्यादा है। हम देख सकते हैं कि ओलिविया की वेबसाइट की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, वेबसाइट के बदले में जो वो गिव अप कर रही है, सेक्रीफाइस कर रही है, लॉस हो रहा है जो उसे, वो हमसे कम है। उसकी लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वेबसाइट की। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारी ओलिविया है उसका कंपैरेटिव एडवांटेज है वेबसाइट्स पर। सिमिलरली अगर हम बात करें लेट सपोज कंप्यूटर प्रोग्राम की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, तो हम देख सकते हैं कि अगर मैं एक कंप्यूटर प्रोग्राम प्रोड्यूस करती हूँ तो उसके बदले में मुझे सिर्फ हाफ वेबसाइट को सेक्रीफाइस गिव अप करना पड़ता है। अगर मैं बात कर रही हूँ ओलिविया की, तो अगर वो एक कंप्यूटर प्रोग्राम प्रोड्यूस करती है तो उसे 2 वेबसाइट्स को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो हम देख सकते हैं कि इस केस में जो मैं सेक्रीफाइस कर रही हूँ, मैं गिव अप कर रही हूँ, मेरा जो लॉस है वो ओलिविया से कम है। तो इस केस में मैं देख सकती हूँ कि कंपैरेटिव एडवांटेज मेरा कंप्यूटर प्रोग्राम पे, और मैं देख भी सकती हूँ कि कंप्यूटर प्रोग्राम में मेरी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो सबसे ज़्यादा लोवेस्ट है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मेरी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो कंप्यूटर प्रोग्राम की लोवेस्ट है, और मेरा कंपैरेटिव एडवांटेज कंप्यूटर प्रोग्राम में है। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा कंपैरेटिव एडवांटेज है वो हमें हेल्प करता है शो करने में कि हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किस चीज़ की कम है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोड्यूसर्स, और हमें वो चीज़ प्रोड्यूस करनी चाहिए क्योंकि हम उसमें कम सेक्रीफाइस कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू अदर, और उसमें हमारा कंपैरेटिव एडवांटेज है। तो इस कंपैरेटिव एडवांटेज के अकॉर्डिंग, इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हमें तो कंप्यूटर प्रोग्राम प्रोड्यूस करना चाहिए, और जो ओलिविया है
उसको वेबसाइट्स प्रोड्यूस करनी चाहिए। यहाँ तक समझ आ गया। देन उसके बाद अगर ये आपस में ट्रेड करते हैं तो उससे इन्हें फ़ायदा क्या हो रहा है, उसे हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। स्पेशलाइजेशन, तो यहाँ पर बेसिकली स्पेशलाइजेशन में गिवन है कि अगर मैं जिसमें अच्छी हूँ वो मैं प्रोड्यूस करूँ और ओलिविया जिसमें अच्छी है वो उससे प्रोड्यूस करें, हम दोनों जिसमें अच्छे हैं उसमें हम स्पेशलाइज्ड हो और बाकी चीज़ों को हम आपस में ट्रेड कर लें जिसमें हम अच्छे नहीं हैं, तो उससे हम दोनों ही बेटर ऑफ हो सकते हैं, इसलिए हम ट्रेड करते हैं। तो अगर हम बेटर ऑफ हो रहे हैं तो किस तरीके से बेटर ऑफ हो रहे हैं, अब हम उसकी वर्किंग को यहाँ पर देखेंगे थ्रू कंपैरेटिव एडवांटेज, जिसमें हमारे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का काफ़ी ज़्यादा बड़ा रोल है। तो हमने ऑलरेडी, अगर हम बिफोर सिचुएशन को पहले देखें, यहाँ पर जो हमारी ऑलरेडी पहले हो रही थी, तो उसमें हमने यहाँ पर ले लिया अपना कंप्यूटर प्रोग्राम। मैं इस चीज़ों को शॉर्ट में ही लिखूँगी। यहाँ पर हमने ले लिया वेबसाइट, देन उसके बाद यहाँ पर हमने ले लिया अपने आप को। अगर हम बात करें अब पर डे की, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं पर डे। तो पर डे मैं कितने कंप्यूटर प्रोग्राम को प्रोड्यूस कर सकती हूँ, वो थे मेरे 16। अगर मैं बात कर रही हूँ वेबसाइट की, तो वो था हमारा 8, जिसकी कैलकुलेशन जब हमने करी थी तो हमें टारगेट को कंप्लीट करने में कितने डेज लग रहे थे टोटल। यहाँ पर अगर हम टोटल डेज की बात करें तो हमने देखा था कि वो हमें यहाँ पर 15 डेज लग रहे थे। अगर मैं पर डे 16 प्रोड्यूस करती हूँ तो मुझे 15 डेज लगते हैं 240 कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने में। देन अगर हम बात करें यहाँ पर वेबसाइट की, तो उसमें मुझे 30 डेज लगते हैं 240 वेबसाइट्स बनाने की। तो ये हमारी हो गई सारी हमारी बातें। देन अगर हम बात करें ओलिविया की, यहाँ पर तो ओलिविया की जो पर डे कैपेसिटी थी वो क्या थी कि वो कितने कंप्यूटर प्रोग्राम बना सकती है, वो था उसका 8। अगर हम बात करें वेबसाइट की, तो वो 16 वेबसाइट पर डे के हिसाब से बना सकती है। फिर अगर हम बात करें टोटल डेज कितने लग रहे थे, तो अगर वो 8 बनाती है एक दिन में कंप्यूटर प्रोग्राम, तो उसके टोटल 30 डेज लग रहे थे कंप्यूटर प्रोग्राम के टारगेट को कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पर उसको 240 कंप्यूटर प्रोग्राम में 30 डेज लग रहे थे। अगर हम बात करें वेबसाइट की, तो अगर वो एक दिन में 16 बनाती है तो उसे यहाँ पर 15 डेज लग रहे थे अपनी 240 वेबसाइट्स को बनाने की। तो अगर हम इन दोनों चीज़ों को कंपेयर करें तो हम यहाँ पर ओवरऑल क्या देख रहे हैं बिफोर सिचुएशन में, कि यहाँ पर इसको और यहाँ पर इसको, दोनों को ही यहाँ पर 45 डेज लग रहे थे अपने अपने टारगेट को कंप्लीट करने में। जब हमारी जो ये सिचुएशन है बिफोर की, ये हमारी सिचुएशन है विदाउट ट्रेड, जब ये आपस में एक दूसरे के साथ ट्रेड नहीं कर रहे तब की सिचुएशन। ओके, तो ये पूरी हमारी बिफोर सिचुएशन हो गई। अब अगर हम बात करें आफ्टर सिचुएशन की, तो यहाँ पर हमारी आफ्टर सिचुएशन कौन सी है, जब हम एक दूसरे के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी जो सिचुएशन है वो अब है यहाँ पर विद ट्रेड की। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले हमने अपनी लास्ट स्लाइड में ऑलरेडी देखा था कि हमारा किस में कंपैरेटिव एडवांटेज है, किसकी हमारी सबसे कम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, तो वो थी हमारी कंप्यूटर प्रोग्राम की। कंप्यूटर प्रोग्राम की हमारी सबसे कम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोड्यूसर्स। तो उसके अकॉर्डिंग हमें सिर्फ कंप्यूटर प्रोग्राम ही प्रोड्यूस करना है। तो यहाँ पर हम कंप्यूटर प्रोग्राम ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमें पर डे के हिसाब से हम जो प्रोड्यूस कर सकते हैं वो अगेन सेम ही है कि मैं 16 पर डे प्रोड्यूस कर सकती हूँ। अब यहाँ पर जो मेरा टारगेट है वो ये है कि पहले तो मुझे 240 अपने प्रोड्यूस करने हैं। अब मैं यहाँ पर वेबसाइट्स को प्रोड्यूस नहीं कर रही, बट मुझे सारे ही कंप्यूटर प्रोग्राम को प्रोड्यूस करना है, तो मुझे ओलिविया के भी कंप्यूटर प्रोग्राम्स को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो इस केस में जो मेरा टारगेट है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 480 कंप्यूटर प्रोग्राम्स। तो यहाँ पर मैं पर डे तो 16 प्रोड्यूस कर सकती हूँ, बट मुझे करने कितने हैं ओवरऑल 480। तो यहाँ पर मुझे कितने डेज लग रहे हैं इसको कंप्लीट करने में, तो यहाँ पर जो मेरे टोटल डेज लग रहे हैं वो कितने हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं सिंपली 480 को डिवाइड कर दूंगी अपनी 16 से, तो यहाँ पर जो मेरी वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 30। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा ये 30 डेज। सिमिलरली अगर हम बात करें ओलिविया की,
तो हमने ऑलरेडी अपनी लास्ट स्लाइड में देखा था कि ओलिविया का कंपैरेटिव एडवांटेज किस में है, वेबसाइट्स बनाने में, क्योंकि वो बाकी प्रोड्यूसर्स के कंपैरिजन में उसे कम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में प्रोड्यूस करती है। तो यहाँ पर जो हमारी ओलिविया है वो वेबसाइट्स को प्रोड्यूस करेगी। पर डे वो कितनी वेबसाइट्स को प्रोड्यूस कर लेती है, तो हम यहाँ पर ऊपर भी देख सकते हैं और ऑलरेडी हमने अपनी स्लाइड्स में भी देखा हुआ है, वो है 16। तो यहाँ पर 16 तो वो पर डे प्रोड्यूस करती है, बट उसे कितने प्रोड्यूस करना है, उसका टोटल टारगेट कितना है, तो उसका खुद का टारगेट 240 प्लस वो अब हमारे भी प्रोड्यूस कर रही है और हमसे वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग ट्रेड करेगी, तो उसे हमारी भी टारगेट को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर उसका जो टोटल टारगेट हो जाएगा वो हो जाएगा 480 वेबसाइट्स का। तो इस केस में जब वो अपने 480 को अगेन डिवाइड करेगी 16 से, तो उसका जो टोटल नंबर ऑफ डेज आएगा वो कितना हो जाएगा, अगेन 30 डेज। तो हम देख सकते हैं कि अब इन दोनों सिचुएशन को अगर हम कंपेयर करें तो हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो क्या चीज़ हम नोटिस कर रहे हैं कि जब हम ट्रेड नहीं कर रहे थे और दोनों खुद से काम कर रहे थे, तो उस केस में तो हमें टोटल दोनों को इंडिविजुअली 45 डेज लग रहे थे। 45 डेज हमें लग रहे थे टारगेट कंप्लीट करने में और 45 डेज ही ओलिविया को लग रहे थे। देन उसके बाद अगर हम आफ्टर ट्रेड की सिचुएशन देखें कि जब हम ट्रेड कर रहे हैं, तो ट्रेड में क्या कर रहे हैं कि मैं सिर्फ कंप्यूटर प्रोग्राम प्रोड्यूस कर रही हूँ अपने और ओलिविया के लिए, और यहाँ पर जो ओलिविया है वो सिर्फ वेबसाइट्स को प्रोड्यूस कर रही है अपने और मेरे लिए। तो यहाँ पर मैं जब कंप्यूटर प्रोग्राम को प्रोड्यूस कर रही हूँ तो उसके बदले में मैं ओलिविया से वेबसाइट का टारगेट ले लूँगी, और वेबसाइट जो ओलिविया प्रोड्यूस कर रही है तो वो मेरे से बाकी के कंप्यूटर प्रोग्राम्स ले लेगी। जब हम ऐसे करते हैं, आपस में ट्रेड करते हैं और जिसमें हम अच्छे हैं उस चीज़ को सिर्फ प्रोड्यूस करते हैं, तो उस केस में हम देख रहे हैं कि हमें जो टोटल नंबर ऑफ डेज लग रहे हैं अपने टारगेट को कंप्लीट करने में वो सिर्फ 30 डेज लग रहे हैं। तो हमारे ट्रेड करने से हमें बेसिकली क्या फ़ायदा हुआ, हम कैसे बेटर ऑफ हुए कि हमारा जो वर्क टाइम है वो पहले के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा कम हो गया। पहले हम दोनों को ही 45 डेज लग रहे थे, अब हम वो सेम काम सिर्फ 30 डेज में अपना कंप्लीट कर पा रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि विद ट्रेड हम दोनों को ही फ़ायदा हुआ। अगर हम इसको ग्राफिकली समझे, यहाँ पर बुक के डायग्राम को अगर हम देखें, तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों लाइंस की बात करें तो हमें पता है कि जो ब्लू वाला लाइन है वो हमारा पीपीसी है और जो येलो लाइन जा रही है स्ट्रेट वो हमारी ओलिविया की पीपीसी है। देन उसके बाद अगर हम इस लाइंस की बात करें तो ये क्या शो कर रही हैं, तो हम सिंपली देख सकते हैं, पहले अगर हम इनके एंड पॉइंट्स की बात करें तो इसके एंड पॉइंट्स क्या शो कर रहे हैं कि यहाँ पर ये हमारा दोनों का कंबाइंडली शो किया हुआ है। तो अगर हम पर डे के हिसाब से बात कर रहे हैं कि पर डे, तो पर डे अगर मैं बात करूँ अपनी, तो मैं उसको ले लेती हूँ यू, तो मैं कितना पर डे प्रोड्यूस करती हूँ कंप्यूटर प्रोग्राम, तो वो थे हमारे 16, हम देख भी सकते हैं यहाँ पर 16। अगर मैं बात करूँ ओलिविया की, तो जो ओलिविया है वो 8 प्रोड्यूस करती थी, तो यहाँ पर 16 प्लस 8 को दोनों को कंबाइनली ऐड करके यहाँ पे हमें जो एंड पॉइंट दिया है वो 24 है। हम 16 प्रोड्यूस करते थे, ओलिविया मैक्सिमम 8 प्रोड्यूस करती थी, तो दोनों को प्लस करके यहाँ पे 24 दिया हुआ है। सिमिलरली पर डे अगर वेबसाइट की बात करें तो ओलिविया 16 प्रोड्यूस करती थी और मैं 8 प्रोड्यूस करती थी, दोनों को प्लस करके जो हमारा एंड पॉइंट है वो 24 गिवन है। उसके बाद अगर हम बात करें टी पॉइंट की, तो हमारा जो टी पॉइंट है वो क्या शो कर रहा है कि अब हम सिर्फ कंप्यूटर प्रोग्राम प्रोड्यूस कर रहे हैं और अब ओलिविया सिर्फ वेबसाइट प्रोड्यूस कर रही है। तो टी पॉइंट हमारा दिखा रहा है कि हम अपने उस पॉइंट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसमें हम अच्छे हैं। मैं सिर्फ 16 कंप्यूटर वेबसाइट्स को ही प्रोड्यूस कर रही हूँ और यहाँ पर जो ओलिविया है वो सिर्फ 16 वेबसाइट्स को ही प्रोड्यूस कर रही है जिसमें वो अच्छी है। तो यहाँ पर जब हम ये चीज़ करते हैं तो उस केस में हम अपनी टोटल प्रोडक्शन को भी मैक्सिमाइज करते हैं और हम अपनी सेम चीज़ को कम टाइम में कर पाते हैं। हमारा जो वर्क टाइम है वो पहले के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। नाउ अब अगर हम बात करें अपने नेक्स्ट टॉपिक की, तो वो है हमारा एब्सोल्यूट एडवांटेज, और उसको समझाने के लिए हमें एक डिफरेंट सिचुएशन दी है। अभी तक जो भी स्टोरी चल रही थी उसके बाद अब जो हमारी स्टोरी है उसमें थोड़ा ट्विस्ट आएगा जिससे हम अपने एब्सोल्यूट एडवांटेज को आगे देखेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा
प्लॉट ट्विस्ट आया है अब स्टोरी में, वो बेसिकली ये है कि पहले तो हमारी क्या सिचुएशन थी कि हम ये वाला हमारा कुछ इस तरीके से ग्राफ था, मैं 8 वेबसाइट्स को प्रोड्यूस कर पाती थी एक दिन में, या फिर मैं 16 कंप्यूटर प्रोग्राम्स को प्रोड्यूस कर पाती थी। अब इसके बाद हमें गिवन है कि लेट्स अज्यूम कि हमने एक वीक का कोर्स करा वेबसाइट प्रोडक्शन एंड डिज़ाइन का, जिसकी वजह से हमारी जो नॉलेज है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हुई, हमें और भी ज़्यादा अच्छी नॉलेज हुई कि किस तरीके से हमारी जो वेबसाइट्स है वो प्रोड्यूस होती हैं, जिसकी वजह से हमारी जो वेबसाइट की प्रोडक्टिविटी है वो पहले से 3 गुना ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई। अब जब हमारी नॉलेज इंक्रीज़ हो गई, हमें और अच्छे से वो चीज़ आ गई, तो हमारी उसको लेकर प्रोडक्टिविटी भी चेंज हो गई। तो पहले जहाँ पर हम 8 यूनिट्स को प्रोड्यूस कर पाते थे एक दिन में, अब हम एक दिन में 24 यूनिट्स को प्रोड्यूस कर पाते हैं वेबसाइट्स की, और हमारा जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स है वो अभी भी सेम है। तो हम बेसिकली अगर हम इसको सिंपली देखें यहाँ पर, तो हम देख सकते हैं कि अब हम दोनों ही चीज़ को, पहले तो ये तो हमारा ओलिविया का है, अब हम अगर बात करें पर डे के हिसाब से, तो मैं पर डे के हिसाब से ओलिविया से वेबसाइट्स भी ज़्यादा प्रोड्यूस करती हूँ, और पर डे के हिसाब से मैं कंप्यूटर प्रोग्राम भी उससे ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकती हूँ। तो इस केस में अगर मैं अपनी कैलकुलेशंस को करूँ, तो यहाँ पर हमें गिवन है डायरेक्टली कि अब मुझे सिर्फ 25 डेज़ लग रहे हैं काम को कंप्लीट करने में। अपने 15 दिन कंप्यूटर प्रोग्राम में उसमें कोई चेंजेस नहीं आए, बट अब सिर्फ 10 दिन लगते हैं मुझे वेबसाइट्स के टारगेट को कंप्लीट करने में। तो अब सिर्फ मुझे 25 डेज़ लगते हैं। पहले अगर मैं अकेले काम कर रही थी तो मुझे 45 डेज़ लग रहे थे, अब मैं अकेले काम कर रही हूँ तो मुझे 25 डेज़ लग रहे हैं। अब अगर हम बात करें ट्रेड की, तो ट्रेड में मुझे 30 डेज़ लग रहे थे अगर मैं ट्रेडिंग कर रही थी ओलिविया के साथ। तो अब इस केस में क्वेश्चन आता है कि अब मुझे ट्रेड से भी कम दिन लग रहे हैं, मैं सिर्फ 25 दिन में अपना काम कंप्लीट कर पा रही हूँ, तो क्या इस केस में ट्रेड मुझे हेल्प नहीं करेगा क्या? तो इसका आंसर है यहाँ पर नो। इस केस में भी हमें जो ट्रेड है वो हेल्प कर सकता है। किस तरीके से? तो यहाँ पर हमें गिवन है कि यहाँ पर हमें सिर्फ एब्सोल्यूट एडवांटेज है दोनों गुड्स में, बट अगर हम बात करें कंपैरेटिव एडवांटेज की, तो वो अभी भी हमारा सिर्फ एक ही गुड में है। अगर हम बात करें यहाँ पर एब्सोल्यूट एडवांटेज की, तो इसका क्या मतलब होता है? एब्सोल्यूट एडवांटेज में हम बेसिकली कंपेयर करते हैं अपनी प्रोडक्शन को, कि हम अपने गिवन रिसोर्सेज से, मतलब कि जो मेरा गिवन टाइम है 8 घंटे में मैं कितनी प्रोडक्शन को कर पाती हूँ। अगर मैं बाकियों से गिवन रिसोर्सेज में गिवन टाइम में 8 घंटे में ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाती हूँ बाकी प्रोड्यूसर से, तो उसमें मेरा एब्सोल्यूट एडवांटेज है। यहाँ पर अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो ये दोनों बहुत डिफरेंट चीज़ है। एब्सोल्यूट एडवांटेज हमारा 2 गुड्स में हो सकता है, जैसे इस केस में हम देख सकते हैं कि मैं ओलिविया से दोनों ही गुड्स को कम टाइम में, मतलब कि दोनों के पास 8-8 घंटे हैं, लेकिन मैं एज़ कम्पेयर टू ओलिविया दोनों ही गुड्स को ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकती हूँ 8 घंटे में उससे। तो मैं देख सकती हूँ कि मेरा वेबसाइट प्रोड्यूस करने में भी और कंप्यूटर प्रोग्राम प्रोड्यूस करने में भी, दोनों में ही मुझे एब्सोल्यूट एडवांटेज है। लेकिन अगेन हम बात करें अगर कंपैरेटिव एडवांटेज की, तो कंपैरेटिव एडवांटेज बोलता है कि मैं किसको लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में प्रोड्यूस कर सकती हूँ। तो जो मेरा कंपैरेटिव एडवांटेज है, हम इस केस में देखेंगे कि वो मेरा सेम नहीं है। मेरा जो कंपैरेटिव एडवांटेज है, ऐसा नहीं है कि वो इस केस में दोनों ही प्रोडक्शन का कम है। इस केस में अगर हम एब्सोल्यूट एडवांटेज को कंपेयर करें, तो यस, मैं दोनों को ही ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकती हूँ 8 घंटे में एज़ कम्पेयर टू ओलिविया। लेकिन अगर हम बात करें कंपैरेटिव एडवांटेज की, तो अभी भी हमारा जो कंपैरेटिव एडवांटेज है वो दोनों गुड्स में नहीं है। क्यों नहीं है? तो उसे हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हमें गिवन भी है कि हमारा दोनों ही गुड्स में कंपैरेटिव एडवांटेज नहीं है, और ये कॉमनली होता भी नहीं है। हमारे एक इंडिविजुअल का हमेशा एक ही गुड में कंपैरेटिव एडवांटेज होता है और दूसरे का दूसरे में होता है। कब हो सकता है दोनों का सेम कंपैरेटिव एडवांटेज? जब दोनों की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एग्जैक्टली सेम हो, जो कि काफ़ी रेयर केस है। तो यहाँ पर बेसिकली एक इंडिविजुअल का दोनों गुड्स में कंपैरेटिव एडवांटेज होना एक काफ़ी रेयर केस है। तो यहाँ पर भी हमारा जो कंपैरेटिव एडवांटेज है वो दोनों गुड्स में नहीं है। क्यों नहीं है? तो यहाँ पर अब जो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो ये वाली, ये चेंज हो गई है।
ओलिविया की बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, बट हमारी चेंज हो गई है। और जो ये हमारी वैल्यूज़ हैं ये कैसे आई हैं, तो अगेन हमने अपने एंड पॉइंट्स को ही जस्ट डिवाइड करा है। अगर मैं इसको एक बार बता भी दूँ तो यहाँ पर जो मेरे कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं अभी भी वो 16 के 16 है, बट यहाँ पर जो मेरी वेबसाइट्स हैं अब वो हो गई हैं शायद से 24। यहाँ पर एक बार हम ग्राफ में देखें एंड पॉइंट्स को दोनों के, तो यहाँ पर 16 एंड 24, यस। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ वेबसाइट की, तो हम देख सकते हैं कि अगर मैं 24 वेबसाइट्स प्रोड्यूस करती हूँ, पूरे दिन में सारे ही 8 घंटे वेबसाइट्स प्रोड्यूस करती हूँ, तो उसके बदले में मैं सेक्रीफाइस कितने कर रही हूँ, अपने 16 कंप्यूटर प्रोग्राम। तो इस केस में जो मेरा वैल्यू होगा वो आ जाएगा 2/3। सिमिलरली अगर हम बात करें कंप्यूटर प्रोग्राम्स की, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी कंप्यूटर प्रोग्राम की, तो वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर मैं अगर पूरे 8 के 8 घंटे कंप्यूटर प्रोग्राम प्रोड्यूस करती हूँ तो मैं वो 16 कर सकती हूँ। उसके बदले में मैं कितनी वेबसाइट सेक्रीफाइस कर रही हूँ, तो वो हो जाएंगी मेरी 24। अगेन अगर हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो ये यहाँ पर हो जाएगा 3/2। इसकी वैल्यूज़ को हम कैलकुलेट कर कर देख सकते हैं। तो हमारी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है अब वो चेंज हो गई हैं और अब वो हमारी ये वैल्यूज़ आ गई हैं। एक बार इसे इरेज कर देते हैं। ओके तो यहाँ पर हमारा जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है हमें पता है कि वो क्या शो करता है कि अगर हम एक चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको प्रोड्यूस करने के लिए हम दूसरी चीज़ को कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर एक वेबसाइट को प्रोड्यूस करते हैं तो उसके बदले में मैं कितने कंप्यूटर प्रोग्राम सेक्रीफाइस कर रही हूँ वो गिवन है। सिमिलरली हमारा यहाँ पर भी अगर हम बात करें कंपैरेटिव एडवांटेज की, तो कंपैरेटिव एडवांटेज शो करता है हमारा कि हमारा उस गुड में कंपैरेटिव एडवांटेज है जिसको हम एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोड्यूसर्स कम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में बना पा रहे हैं, लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में बना पा रहे हैं। तो सिंपली अगर हम बात करें वेबसाइट्स की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की कि किसकी कम है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सिंपली कि ये जो हमारा हाफ है, हाफ कंप्यूटर प्रोग्राम, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.1 कि इसमें तो मैं 0.1 सेक्रीफाइस कर रही हूँ। अगर हम बात करें 2/3 की, तो इसकी वैल्यू हमारी है 0.6। अगर हम बात करें यहाँ पर अपनी कि अगर मैं अपनी बात करूँ तो अगर मैं एक वेबसाइट प्रोड्यूस करती हूँ तो उसके बदले में मैं कितने कंप्यूटर प्रोग्राम सेक्रीफाइस कर रही हूँ, 0.6। अगर बात करें ओलिविया की तो वो सेक्रीफाइस कर रही है 0.5। तो हम देख सकते हैं कि ओलिविया की वेबसाइट को लेकर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लोएस्ट है एज़ कम्पेयर टू मी, वो कम सेक्रीफाइस कर रही है। तो हम यहाँ पर भी देख सकते हैं कि अगेन ओलिविया का इस केस में जो कंपैरेटिव एडवांटेज है वो वेबसाइट में है। यहाँ पर हमारी ओलिविया का जो कंपैरेटिव एडवांटेज है वो वेबसाइट में है। सिमिलरली अगर हम बात करें कंप्यूटर प्रोग्राम की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, तो यहाँ पर ये 2 तो सिंपली 2 है। अगर हम 3/2 की पॉइंट में वैल्यू लिखें तो ये हो जाएगी हमारी 1.5। तो यहाँ पर हम सिंपली देख सकते हैं, अगर हम अगेन कंपेयर करें तो अगर मैं एक कंप्यूटर प्रोग्राम प्रोड्यूस करती हूँ तो उसके बदले में मैं कितने वेबसाइट्स को सेक्रीफाइस कर रही हूँ, तो वो है 1.5। अगर हम बात करें ओलिविया की कि ओलिविया अगर एक कंप्यूटर प्रोग्राम प्रोड्यूस करती है तो उसके बदले में वो कितनी वेबसाइट्स को सेक्रीफाइस कर रही है, तो वो है 2। ओलिविया हमसे ज़्यादा सेक्रीफाइस कर रही है, हम कम वेबसाइट्स को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंप्यूटर प्रोग्राम की लोअर है। तो इस केस में हम देख सकते हैं कि हमारा जो कंपैरेटिव एडवांटेज है वो अगेन हमारा कंप्यूटर प्रोग्राम में है। तो इस पूरी कैलकुलेशन के हिसाब से हमें तो अभी भी कंप्यूटर प्रोग्राम प्रोड्यूस करना चाहिए और हमारी जो ओलिविया है उसको वेबसाइट्स प्रोड्यूस करनी चाहिए। बट यहाँ पर अगर हम बात करें कि अगर हम कंप्यूटर प्रोग्राम प्रोड्यूस करते हैं और ट्रेड करते हैं पहले की तरह, तो उस केस में तो अगेन हमें 30 डेज़ लग रहे हैं, लेकिन जब मैं इंडिविजुअल कर रही हूँ तो मुझे 25 लग रहे हैं। तो इस ट्रेड से क्या मैं बेटर ऑफ हो पा रही हूँ, तो ये हमारा डिपेंड करता है कि हमारे जो ट्रेड है उसका प्राइस क्या है, हमारे ट्रेड का प्राइस क्या है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पर हमारे ट्रेड का प्राइस बताता है कि हमें इस ट्रेड को करने से फ़ायदा हो रहा है या फिर नुकसान हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे हम सिंपली देख सकते हैं कि अगर हमें 30 डेज़ लग रहे हैं तो हमें यहाँ पर तो 25 लग रहे हैं, तो ट्रेड क्यों कर रहे हैं, क्या हमें इस ट्रेड से फ़ायदा हो रहा है और नुकसान हो रहा है। इट डिपेंड्स अपॉन कि हमारा जो ट्रेड का है प्राइस क्या है।
तो इस टॉपिक को हम आगे देखते हैं। द प्राइस ऑफ द ट्रेड, तो यहाँ पर हम बेसिकली बात करेंगे अपनी टर्म्स ऑफ ट्रेड की। अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो वहाँ पर हमारा एक नेगोशिएटेड एक्सचेंज रेट होता है जिससे हम गुड के बदले में गुड एक्सचेंज कर सकते हैं। तो हमने ऑलरेडी देखा कंपैरेटिव एडवांटेज में, जिसमें हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कंपेयर करते हैं, हम देख रहे हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, बट वो हमें एग्जैक्ट टर्म ऑफ ट्रेड, एग्जैक्ट प्राइस ट्रेड का नहीं बताता, बट एट द सेम टाइम वो हमें एक रेंज दे देता है जिससे हमें पता चल जाता है कि इस रेंज के बीच में ही हमें ट्रेड करनी है। अगर इसके बाहर होता है तो उसमें से किसी एक पार्टी को नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें प्राइस की, कि हम ट्रेड का प्राइस कैसे देखते हैं, तो अगेन वो काफ़ी सिंपल है कि हम कंपैरेटिव एडवांटेज वाला टूल ही यूज़ करेंगे। अगर हम इनिशियल केस की बात करें, जब हमने कोई भी कोर्स नहीं करा था 1 वीक का, जब हम पहले ट्रेड कर रहे थे, तो उस केस में क्या हो रहा था, अगर हम उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को पहले समझें, तो यहाँ पर हमने ले लिया अपने आप को, यहाँ पर जो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी, अगर मैं एक कंप्यूटर प्रोग्राम प्रोड्यूस करती हूँ तो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम क्या थी, वो थी हाफ वेबसाइट। अगर मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर एक वेबसाइट की, कि मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ वेबसाइट, तो वो क्या थी मेरी यहाँ पर 2 कंप्यूटर प्रोग्राम। अगर हम बात करें ओलिविया की, तो यहाँ पर जो हमारी ओलिविया है उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या थी, अगर वो एक कंप्यूटर प्रोग्राम प्रोड्यूस करती है तो उसे 2 वेबसाइट्स को सेक्रीफाइस करना पड़ता था। अगर वो एक वेबसाइट प्रोड्यूस करती है तो उसे हाफ कंप्यूटर प्रोग्राम को सेक्रीफाइस करना पड़ता था। जहाँ पर उसकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी वो हमसे जस्ट अपोजिट थी। मैं इन वैल्यूज़ को दोबारा नहीं बताऊंगी, बट अगेन आपने अगर ध्यान से देखा होगा और नोट्स बनाए होंगे तो आपको पता है कि ये वैल्यूज़ कहाँ से आई हैं। अगर हम बात करें इनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, तो हम कंपैरेटिव एडवांटेज से इस सेम चीज़ की रेंज निकालते हैं। अगर लेट सपोज हम बात करें अपनी, क्योंकि हम अपने बारे में ही देख रहे हैं कि हमें ट्रेड से फ़ायदा हो रहा है कि नहीं, तो हमने देखा कंपैरेटिव एडवांटेज में कि हमें कंप्यूटर प्रोग्राम को ही प्रोड्यूस करना चाहिए, क्योंकि उसमें हमारी सबसे कम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोड्यूसर्स। तो अगर मैं कंप्यूटर प्रोग्राम की बात कर रही हूँ, उसको एक्सचेंज कर रही हूँ, तो वहाँ पर जो हमारा ट्रेडिंग प्राइस है, यहाँ पर हम लिख देते हैं, जो हमारा यहाँ पर ट्रेडिंग प्राइस है वो हमारा कंपैरेटिव एडवांटेज, या फिर हम बोल सकते हैं कि इन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से हमें एक रेंज देता है। एग्जैक्ट ट्रेडिंग प्राइस नहीं मिलेगा, बट हमें एक रेंज मिल जाएगी जिसके बीच में हमें एक्सचेंज रेट रखना है। अगर लेट सपोज हम बात करें अपनी, तो हम कंप्यूटर प्रोग्राम्स को बेच रहे हैं, हमें पता है कंप्यूटर प्रोग्राम को हम एक्सचेंज कर रहे हैं क्योंकि हम अपनी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर कंप्यूटर प्रोग्राम की अगर हम रेंज की बात करें, तो यहाँ पर हम कंप्यूटर प्रोग्राम की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को देखेंगे। तो मैं जो सेक्रीफाइस कर रही हूँ वो वैल्यू ये है, और जो मेरा अपोनेंट जिससे मैं ट्रेड कर रही हूँ वो जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो ये है। तो हमारी जो रेंज है वो ये आ गई कंप्यूटर प्रोग्राम की। अगर मैं कंप्यूटर प्रोग्राम एक्सचेंज कर रही हूँ तो हाफ वेबसाइट या फिर 2 वेबसाइट। इसका क्या मतलब हुआ यहाँ पर, कि अगर मैं कंप्यूटर प्रोग्राम एक्सचेंज कर रही हूँ तो मतलब मैं तो कंप्यूटर प्रोग्राम बना रही हूँ, उसके बदले में मुझे वेबसाइट मिल रही है। जो मुझे वेबसाइट मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर ये जो मैं इसे दे रही हूँ वो है एक कंप्यूटर प्रोग्राम, एक कंप्यूटर के प्रोग्राम के बदले में वो मुझे कितनी वेबसाइट दे रही है, इट मैटर्स, वो ही हमारा ट्रेडिंग प्राइस है। तो यहाँ पर मैं उसके लिए जो टारगेट बना रही थी, अगर याद हो तो वो था हमारा 240, उसके बदले में वो भी मुझे 240 वेबसाइट्स ही दे रही थी। यहाँ पर मैं उसे 240 कंप्यूटर प्रोग्राम दे रही थी और वो मुझे 240 वेबसाइट्स दे रही थी। तो अगर मैं इन्हें डिवाइड कर दूँ, 240 डिवाइडेड बाय 240, तो मैं इसको बोल सकती हूँ कि यहाँ पर मेरे को एक कंप्यूटर प्रोग्राम देने के बदले में मुझे एक वेबसाइट रिसीव हो रही थी। मतलब कि यहाँ पर जो मेरा ट्रेडिंग प्राइस था वो 1 था, एक मैं उसे कंप्यूटर प्रोग्राम दे रही थी, एक मुझे वो वेबसाइट दे रही थी। मैं उसे 240 कंप्यूटर प्रोग्राम दे रही थी और वो मुझे बदले में 240 ही वेबसाइट्स दे रही थी। उसमें जो मेरा ट्रेडिंग प्राइस था वो 1 था। हम देख सकते हैं कि वो इस रेंज के बीच में ही आता है। तो उस केस में मुझे
ट्रेड करने से बेनिफिट हो रहा था। यहाँ पर इस केस में मुझे ट्रेड करने से बेनिफिट रिसीव हो रहा था। ओके तो यहाँ पर अगर मैं इसे एक बार फिर से और अच्छे से ब्रीफली एक्सप्लेन करूँ तो इस बार दोबारा से देखते हैं ध्यान से कि हमारा जो ट्रेडिंग प्राइस है या फिर हम बोल सकते हैं कि जो एक्सचेंज हो रहा है वो बेसिकली क्या हो रहा है कि मैं एक कंप्यूटर प्रोग्राम उसे दे रही हूँ, उसके बदले में वो मुझे एक वेबसाइट दे रही है। तो यहाँ पर हम सिंपली देख सकते हैं कि जो भी ये हमारा ट्रेड चल रहा है एक कंप्यूटर प्रोग्राम के बदले में जो मैं रिसीव कर रही हूँ वो मेरा एक वेबसाइट है जो कि इस पूरी रेंज के बीच में आता है, 1/2 से 2 के बीच में आता है। तो यहाँ पर हमारी ट्रेड अच्छे से हो रही है और हम बोल रहे हैं कि हमें ट्रेड से फ़ायदा हो रहा है। बट लेट सपोज अगर हम इस रेंज के बाहर वैल्यू लेते हैं तब क्या सीन होगा, तब हमें फ़ायदा क्यों नहीं होगा, उसका लॉजिक समझते हैं। तो यहाँ पर लेट सपोज कि अब एक कंप्यूटर प्रोग्राम के बदले में जो मुझे रिसीव हो रहा है वो है 3 वेबसाइट। अब यहाँ पे जो हमारा प्राइस है वो इस रेंज के बाहर चला गया, यहाँ पे कहीं 3 वेबसाइट आ जाएगा। इस केस में जो हमारी ओलिविया है हमें तो फ़ायदा होगा क्योंकि हम एक कंप्यूटर दे रहे हैं उसके बदले में हमें 3 वेबसाइट मिल रही है, हमें ट्रेड से फ़ायदा होगा। बट ओलिविया को नहीं होगा, वो इस केस में ट्रेड नहीं करना चाहेगी क्योंकि उसे इस केस में नुकसान होगा। क्यों नुकसान होगा, तो उसका लॉजिक यहाँ पर समझते हैं। हम यहाँ पर देख सकते हैं सिंपली कि वो एक कंप्यूटर के बदले में 2 वेबसाइट्स को सेक्रीफाइस कर रही थी। ट्रेड करने से क्या होगा इस सिचुएशन में कि अब वो एक कंप्यूटर के बदले में 3 वेबसाइट्स को सेक्रीफाइस कर रही है, तो उसका सेक्रीफाइस उल्टा बढ़ गया है। वो पागल थोड़ी है अब जो ट्रेड करेगी, वो इस केस में उसे नुकसान हो रहा है और वो ट्रेड नहीं करेगी। तो हमारा जो प्राइस है वो इस रेंज के बीच में होना इंपॉर्टेंट है, तभी दोनों को फ़ायदा होता है। सिमिलरली लेट सपोज अगर हम एक और प्राइस को उठाकर देखते हैं, लेट सपोज कि हम एक कंप्यूटर प्रोग्राम दे रहे हैं उसके बदले में हम 1/2 से कम वैल्यू ले लेते हैं, लेट सपोज 0.3, हमें 0.3 वेबसाइट मिल रही है तो हम तो उसे एक दे रहे हैं, बदले में वो हमें 0.3 दे रही है। इस केस में ओलिविया को तो फ़ायदा है बट हमें फ़ायदा नहीं है। क्यों फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमें वैल्यू बहुत ज़्यादा कम मिल रही है। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो 0.3 है वो हमारी रेंज से बाहर चला जाएगा, 0.3 वेबसाइट्स। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें नुकसान क्यों हो रहा है। यहाँ पर हम सिंपली एक कंप्यूटर प्रोग्राम के बदले में जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो है 1/2। तो ओलिविया को एटलीस्ट हमें इतना तो फ़ायदा देना चाहिए जो 1/2 तक तो हो, 1/2 से ज़्यादा देना चाहिए, बट उससे कम थोड़ी देगी वो हमें। अगर वो उससे कम हमें देती है वेबसाइट तो उसमें तो हमें ही नुकसान है, तो इस केस में हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो हम देख सकते हैं कि अगर रेंज के बाहर हमारा प्राइस जब भी होता है तो हमें यहाँ पर नुकसान ही होता है। तो हमारा जो प्राइस है, हमारी जो ट्रेडिंग एक्सचेंज है वो हमारे इस पूरी रेंज के बीच में तो लाई करना ही चाहिए। अब ये टॉपिक समझ में आ जाएगा कि हमारा जो प्राइस है वो इसके बीच में क्यों लाई करना चाहिए और यहाँ पर हमें दोनों को फ़ायदा हो रहा है क्योंकि हमें एक कंप्यूटर प्रोग्राम के बदले में एक ही वेबसाइट रिसीव हो रही है। अब अगर हम बात करें अपने दूसरे केस की, जहाँ पर हमने 1 वीक का कोर्स करा और हमारी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो चेंज हो गई, तो हम देखते हैं कि उस सिचुएशन में हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी और हमारी प्राइस का रेंज क्या बन रहा है और हमारी ट्रेडिंग किस तरीके से हो रही है और हमें फ़ायदा क्यों नहीं होगा उस केस में। तो उन सब चीज़ों को हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। ओके तो यहाँ पर जो हमारा सिचुएशन है वो ये है कि हमने कोर्स लिया जिसकी वजह से हमारा जो पीपीसी है वो भी चेंज हो गया और हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो भी चेंज हो गई। तो अगर हम अपनी बात करें तो यहाँ पर अब हम एक कंप्यूटर प्रोग्राम के बदले में कितनी वेबसाइट्स को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो वो हमने देखा था 3/2 वेबसाइट्स को। यहाँ पर हम देख सकते हैं, इसकी वैल्यू भी लिख देते हैं डायरेक्टली, जो कि है 1.5 वेबसाइट्स। अगर हम बात करें अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ वेबसाइट्स की, तो अगर मैं एक वेबसाइट प्रोड्यूस कर रही हूँ तो उसके बदले में मैं कितने कंप्यूटर प्रोग्राम सेक्रीफाइस कर रही हूँ, तो वो इसका अपोजिट था, हमने देखा था 2/3 कंप्यूटर प्रोग्राम्स। अगर हम इसकी भी पॉइंट में वैल्यू लिख दें तो वो हो जाएगी हमारी 0.6 कंप्यूटर प्रोग्राम। अगर हम बात करें ओलिविया की तो उसकी पूरी सिचुएशन में कोई भी चेंजेस नहीं आया, तो उसकी सारी वैल्यूज़ यहाँ पर हम सेम लिख देते हैं। ओके तो यहाँ पर भी जब हमने अपना कंपैरेटिव एडवांटेज देखा था तो उसमें हमने देखा था कि हमें अभी भी
सिर्फ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग ही प्रोड्यूस करनी चाहिए, क्योंकि हमारा सिर्फ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी। तो यहाँ पर जब हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग प्रोड्यूस कर रहे थे, अपनी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग ही प्रोड्यूस कर रहे थे और बाकी चीज़ को ट्रेड कर रहे थे, तो अगेन यहाँ पर हम 240 अपना टारगेट को कंप्लीट कर रहे थे, अपना भी और 240 उसका भी। तो यहाँ पर हम ये जो उसका पार्ट था वो उसे हम एक्सचेंज कर रहे थे, उसके बदले में वो मुझे 240 वेबसाइट्स दे रही थी। यहाँ पर इसके बदले में वो मुझे 240 वेबसाइट्स प्रोवाइड कर रही थी। मैं उसे यहाँ पर 240 कंप्यूटर प्रोग्राम्स दे रही थी और उसके बदले में वो मुझे 240 वेबसाइट्स प्रोवाइड कर रही थी। और अगेन मेरा जो डेज़ है वो इंक्रीज़ हो गया था। मैं अकेले करती तो मुझे 25 लगता, लेकिन अगर मैं ट्रेड कर रही हूँ तो मुझे यहाँ पर 30 डेज़ लग रहे हैं और मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा है या हो रहा है वो हम अब देखेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा एक्सचेंज है वो भी 1 कंप्यूटर प्रोग्राम के बदले में 1 वेबसाइट हो रहा है, क्योंकि 240 के बदले में 240 मिल रहा है। तो हम देख सकते हैं कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम के बदले में मतलब एक वेबसाइट हमें रिसीव हो रही है। लेकिन अगर हम प्राइस रेंज की बात करें, यहाँ पर अगर हम एक सेकेंड, यहाँ पर अगर हम अपनी प्राइस रेंज की बात करें तो हम अपनी ही बात करेंगे, तो अपनी प्राइस रेंज की बात करेंगे तो हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर हमारी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की हम रेंज देखें तो यहाँ पर हम दोनों की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को देख लेंगे। तो हमारी जो है वो है 1.5 और यहाँ पर जो ओलिविया की है वो है हमारी 2 वेबसाइट और यहाँ पर हमारी है 1.5 वेबसाइट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारा एक्सचेंज है कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम के बदले में मुझे एक वेबसाइट मिल रही है, वो एक वेबसाइट मेरी इस साइड कहीं लाई करती है, मेरी रेंज से ही बाहर है। इस केस में अगर मैं ट्रेड करती हूँ तो मुझे नुकसान ही होगा। तो इस केस में मुझे फ़ायदा कब होगा, जब मेरा प्राइस जो है, जो मुझे एक कंप्यूटर प्रोग्राम के बदले में रिसीव हो रही है वेबसाइट, वो इस रेंज के बीच में आनी चाहिए। मुझे 1.5 से लेकर 2 वेबसाइट के बीच में तो वेबसाइट मिलनी चाहिए एक कंप्यूटर के बदले में, वरना मुझे ट्रेड नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर जो मुझे एक कंप्यूटर के बदले में वेबसाइट मिल रही है वो एक ही वेबसाइट है और वो मेरी रेंज से बाहर है, इसलिए मुझे नुकसान हो रहा है। यहाँ पर ये जो हमारी वैल्यू है ये हमारी शो करती है, हम बोल सकते हैं सिंपली कि मुझे एटलीस्ट इतना तो मिलना चाहिए। एटलीस्ट इतना क्यों मिलना चाहिए, क्योंकि इतना तो मैं खुद भी कर सकती हूँ, इतना तो मुझे एटलीस्ट मिलना चाहिए ना, क्योंकि इतना तो मैं भी सेक्रीफाइस कर रही हूँ। फिर दूसरा अगर हम बात करें इस पॉइंट की, तो ये मुझे जो वैल्यू है ये मुझे मैक्सिमम वैल्यू रिसीव हो सकती है, क्योंकि इससे ज़्यादा हमारा जो अपोनेंट है वो नहीं देगा, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर वो देगा तो उसका सेक्रीफाइस रेट बढ़ जाता है। तो एटमोस्ट जो मुझे वैल्यू मिलेगी, यहाँ पर जो मेरी एटमोस्ट वैल्यू होगी वो ये होगी, मैक्सिमम मुझे इतना मिलेगा, लीस्ट मुझे इतना मिलना चाहिए। इसके बीच में मिल जाए तो और भी फ़ायदा है, दोनों को फ़ायदा है, लेकिन इससे बाहर नहीं मिलना चाहिए। इससे बाहर अगर मिलता है तो मुझे तो यहाँ पर नुकसान हो रहा है, मैं ट्रेड नहीं करूँगी। अगर इस साइड हमारा कहीं होता तो ओलिविया को नुकसान हो रहा होता और वो भी ट्रेड नहीं करती। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर ये सिचुएशन आती है तो उस केस में मुझे ट्रेड नहीं करनी है। ट्रेड कब करूँगी, जब मेरा प्राइस रेंज के बीच में कोई वैल्यू आएगी तब। दूसरा अगर हम बात करें ज़्यादा फ़ायदे की, क्योंकि इधर तो हमें फ़ायदा नहीं हो रहा तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, इधर अगर कोई वैल्यू आती है तो ओलिविया को फ़ायदा नहीं होगा, वो ट्रेड नहीं करेगी। इसके बीच में वैल्यूज़ आती है तो हम ट्रेड कर सकते हैं और दोनों को फ़ायदा होगा। बट अगर हम बात करें कि अगर इसके बीच में वैल्यू आती है तो ज़्यादा फ़ायदा और कम फ़ायदे की, तो यहाँ पर हो सकता है 2 केसेस हम ले सकते हैं कि जो हमारा वैल्यू है, जो एक्सचेंज रेट है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम के बदले में जो हमें वेबसाइट रिसीव हो रही है वो अगर 2 वेबसाइट के क्लोज होती है, यहाँ पर 2 वेबसाइट के क्लोज होती है, तो उस केस में क्या होगा, हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। यहाँ पर हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा, ये सिचुएशन हमारे लिए फेवरेबल होगी। इसके हम रीज़न की भी अभी बात करेंगे। देन अगर हम सेकंड केस लें तो अगर हमारी जो एक कंप्यूटर प्रोग्राम के बदले में हमें वेबसाइट मिल रही है, अगर वो 1.5 वेबसाइट के क्लोज आती है कहीं, तो उस केस में हमारी ओलिविया को फ़ायदा होगा।
ओके, तो अगर हम बात करें इसके रीज़न की कि ये हमने जो लिखा है इसका क्या मीनिंग है, तो हम सिंपली देख सकते हैं कि अगर हमारी जो प्राइस की वैल्यू है कि एक सीपी के बदले में मुझे जो वेबसाइट मिल रही है वो कुछ इसके यहाँ पर आसपास होती है 2K, तो उस केस में हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा क्योंकि हमें काफ़ी ज़्यादा रिसीव हो रहा है। लेकिन अगर हम बात करें ओलिविया की, तो ओलिविया को यहाँ पर कम फ़ायदा होगा क्योंकि वो ऑलरेडी 2 वेबसाइट्स तो सेक्रीफाइस कर ही रही है ना विदाउट ट्रेड भी, तो यहाँ पर जो उसका सेक्रीफाइस कम हो रहा है वो सिर्फ थोड़ा सा ही कम हो रहा है, तो उसमें इस केस में हमें ज़्यादा फ़ायदा है बट ओलिविया को इतना फ़ायदा नहीं है। सिमिलरली अगर लेट सपोज हम बात करते हैं यहाँ पर कहीं अगर प्राइस होता है तो इस केस में हमें एटलीस्ट इतना तो मिलना चाहिए, बट जो हमें रिसीव हो रहा है वो सिर्फ थोड़ा सा ही ज़्यादा है, तो उस केस में हमें इतना फ़ायदा नहीं हो रहा बट ओलिविया को ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर जो वो सेक्रीफाइस कर रही है विदाउट ट्रेड वो हमारा 2 वेबसाइट है, यहाँ पर अब जो उसे सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है वो कितनी कम वैल्यू हो जाएगी और इस केस में हमारी ओलिविया को हमसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो अगर हम बात करें सेम गेन की, यहाँ पर तो हमें कम ज़्यादा फेवर हो रहा है, लेकिन अगर हम बात करें इक्वल गेन फ्रॉम ट्रेड, तो अगर हमारा प्राइस राइट इन द मिडल होता है कि इन दोनों रेंज के जो बीच का एग्जैक्ट प्राइस है, लेट सपोज यहाँ पर जो हमारी वैल्यू है वो है 1.75 वेबसाइट्स, तो अगर एक कंप्यूटर प्रोग्राम के बदले में हमें 1.75 वेबसाइट मिलती है तो उस केस में हमें और ओलिविया को दोनों को ही इक्वल फ़ायदा होगा ट्रेड करने से। तो ये था हमारा पूरा इंडिविजुअल का ट्रेड प्रोसीजर कि हमारे इंडिविजुअल जब आपस में ट्रेड करते हैं तो वो किस तरीके से ट्रेड करते हैं, क्यों ट्रेड करते हैं और ट्रेड करने से हमें कब फ़ायदा और नुकसान होता है। इसके आगे के जो 2 टॉपिक्स है कि ट्रेड जब आपस में करती हैं स्टेट्स या फिर कंट्रीज़, तो उसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप कि आज की वीडियो में आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेशन में अपना डाउट कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं हम अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।